गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो बच्चा गायब हो गया। अच्छा, सो लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमने कंप्लीट कर लिया था और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर हमने डिस्कस किया था दैट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट to perform the promise or discharge the liability of a third person in case the third person makes a default. And the person who makes the promise is called a surety or guarantor, और जिसको वो गारंटी दे रहा है दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर, और जिसके लिए गारंटी दे रहा है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को ब्रॉडली we divide in two categories, specific guarantee and continuing guarantee. अच्छा, कुछ नाम से पता लग रहा है if the contract of guarantee is a specific contract of guarantee, इसका मतलब will it apply to number of transaction or specific transaction? नाम से पता लग रहा है it applies only to particular transaction. अच्छा, उस ट्रांजेक्शन में अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया तो श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, लेकिन प्रिंसिपल डेटर ने पे कर दिया तो बात ही खत्म हो गई। और प्रिंसिपल डेटर ने नहीं पे किया, डिफॉल्ट कर दिया, तो उस केस में श्योरिटी विल डिस्चार्ज लायबिलिटी, उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए आपने गारंटी दी है। तो या तो उस ट्रांजैक्शन में प्रिंसिपल डेटर विल डिस्चार्ज परफॉर्म और डिस्चार्ज द लायबिलिटी, और वो नहीं करेगा तो विल डिटायर, दैट इज श्योरिटी। देखिए वो लिखा हुआ है अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू सिंगल डेट अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक गारंटी। The surety liability comes to an end when the guarantee date, जिस डेट के लिए उसे गारंटी दी है, is duly discharged, और the promise, जो भी प्रॉमिस के लिए आपने गारंटी ड्यूली परफॉर्म, और परफॉर्म चाहे वो प्रिंसिपल डेटर करे, और वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? श्योरिटी करेगा। और जैसे ही वो होगा, whether it is performed by और discharged by the principal debtor और by the surety, वैसे ही जैसे ही वो कंप्लीट होगा वैसे क्या होगा? That contract of guarantee comes to an end. अच्छा, जैसे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ए गारंटीज पेमेंट टू बी ऑफ द प्राइस ऑफ 5 bags ऑफ राइस टू बी डिलीवर्ड बाय बी टू सी। इसका मतलब क्या है? बी क्रेडिटर है, सी क्या है? प्रिंसिपल डेटर है। कि साहब ए और ए क्या है? श्योरिटी। ए आपको बी को बोल रहा है कि आप 5 bags ऑफ राइस आप क्रेडिट पे सी को सेल कीजिए, एंड अगर सी पेमेंट देगा तो आई विल मेक द पेमेंट। तो इज इट अ स्पेसिफिक गारंटी और अ कंटिन्यूइंग गारंटी? स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए टू बी पेड फॉर, इसकी पेमेंट आपको 1 महीने में सी करेगा। बी डिलीवर 5 bags टू सी पेज फॉर देम, प्रिंसिपल डेटर ने पेमेंट कर दी। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक गारंटी बिकॉज ए इंटेंडेड टू गारंटी ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ फर्स्ट 5 bags। रेगुलर की बात नहीं करके बार बार आप, ठीक है। एंड जैसे वो पे हुआ, या तो प्रिंसिपल डेटर, इस केस में प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर दिया, अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं पे करता कौन करता है? श्योरिटी। एंड आफ्टर दैट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विल कम टू एन एंड, ठीक है। लेकिन जो कंटिन्यूइंग गारंटी है, इसका कंसेप्ट दे रखा है सेक्शन 129 में। कहां दे रखा है? 129, 126, 127 हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। 126 में डेफिनेशन थी, 127 कंसिडरेशन के बारे में दे रखा था कि जो कंसिडरेशन प्रिंसिपल डेटर को मिल रहा है फ्रॉम द क्रेडिटर, दैट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी टू गिव द गारंटी। तो 128 आगे आएगा, आज हम डिस्कस करेंगे। ये 129 है, उसके साथ एक 130 है। अच्छा, कंटिन्यूइंग गारंटी विल इट अप्लाई टू सिंगल ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन? ऑब्वियस नाम कंटिन्यू चलती रहेगी गारंटी की। सेक्शन 129 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन दैट अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, ऊपर लिखा था विच एक्सटेंड टू सिंगल डेट और स्पेसिफिक, इसको अंडरलाइन कर लिया। एक्सटेंड टू सिंगल डेट और स्पेसिफिक, मेन कीवर्ड ये, और यहां कीवर्ड क्या है? विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूइंग गारंटी। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 130 कंटिन्यू 129 में तो कंटिन्यूइंग गारंटी डेफिनेशन दे रखी, विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। अब क्योंकि इट इज नॉट अप्लीकेबल टू वन ट्रांजैक्शन और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, तो देखिए स्पेसिफिक वाले में तो जैसे वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट गारंटी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब कंटिन्यूइंग गारंटी है, इट इज नॉट अप्लीकेबल टू सिंगल ट्रांजैक्शन, इट इज अप्लीकेबल टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अगर कभी इसको कैंसिल करना, उसका तरीका क्या है? तो बोलते हैं तरीका, ये सेक्शन 130 में तरीका दे रखा, 129 तो डेफिनेशन दे रखी है कि जो श्योरिटी है, श्योरिटी ने प्रॉमिस किया हो ना, बाय गिविंग द नोटिस टू द क्रेडिटर, किसको नोटिस देगा?
अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट गारंटी किसके बीच में होता है? श्योरिटी एंड क्रेडिटर। तो श्योरिटी अगर नोटिस दे किसको? क्रेडिटर को, कि मैं आप कॉन्ट्रैक्ट गारंटी को रिवोक कर रहा हूं, तो बाय गिविंग द नोटिस ऑफ रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गारंटी, हु विल गिव द नोटिस? श्योरिटी। टू हुम? क्रेडिटर। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी को आप रिवोक कर सकते हैं, तो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिवोक करेंगे, इट इज ओनली रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट फ्यूचर ट्रांजेक्शन। और इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी एंटर होगी, दिस इज ए टाइमलाइन। लेट्स से हियर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी हैज बीन एंटर्ड इनटू, और चल रहा है, ठीक है। यहां पे श्योरिटी ने क्रेडिटर को नोटिस दिया कि साहब मैं इसको रिवोक कर रहा हूं, क्लियर। तो इसके बाद जो ट्रांजेक्शन होगी, ये टाइमलाइन में आगे चल रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में कंटिन्यूइंग गारंटी को मतलब नहीं है, वो रिवोक हो गई, खत्म हो गई। लेकिन जो ट्रांजेक्शन इससे पहले हो चुके, हो सकता है ना कोई ट्रांजेक्शन पहले क्रेडिटर ने कुछ गुड्स सप्लाई किए प्रिंसिपल डेटर को ऑन द बेसिस ऑफ दिस गारंटी, और उसकी पेमेंट की ड्यू डेट अभी आई नहीं है, वो सकता है उसके बाद आए। अब वहां अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर दे, विल श्योरिटी कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर दैट? यस, बिकॉज आप फ्यूचर ट्रांजेक्शन जो ऑलरेडी हो चुकी, तो वो ट्रांजेक्शन जो ऑलरेडी हो चुकी, तो उस समय तो क्रेडिटर ने बिलीव किया था देयर इज अ गारंटी, एंड दैट्स व्हाई उसने उस ट्रांजेक्शन को किया था। तो ये नहीं कि सब पास्ट ट्रांजेक्शन के रिवोक कर सकते, नो, मतलब बैक डेट से इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट से आएगा उसके बाद जो ट्रांजेक्शन हो, उसमें कोई इस गारंटी का मतलब नहीं है। लेकिन जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके रेस्पेक्ट में फ्यूचर में भी अगर श्योरिटी पे लायबिलिटी अराइज होती है, श्योरिटी विल हैव टू डिस्चार्ज, श्योरिटी विल हैव टू डिस्चार्ज। ये क्या लिखा हुआ? एंड सेक्शन 130, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 130, a continuing guarantee may be revoked by the surety at any time as to future रिवोकेशन की, देखो मैंने बोल्ड किया हुआ है, सिर्फ किसी के रिस्पेक्ट में? फ्यूचर ट्रांजेक्शन। हाउ? बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। कौन रिवोक कर सकता है? श्योरिटी। कैसे? बाय गिविंग द नोटिस टू द क्रेडिटर ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? फ्यूचर। इट मींस आप रिवोक कर भी देंगे, बट जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, उन ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में if any liability arises on the part of the surety because of default by the principal debtor, the surety will have to discharge. लेकिन उसके बाद के जो ट्रांजेक्शन है, उसके लिए श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म, कंटिन्यूइंग गारंटी हैज बीन रिवोक्ड। आई होप यू गॉट द पॉइंट। देखिए, इसे द एसेंस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी इज दैट इट अप्लाइज नॉट टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बट टू एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड मेक्स द श्योरिटी लायबल फॉर द अनपेड बैलेंस एट द एंड ऑफ द गारंटी। मतलब कि जब तक वो चल रही है उस समय तक, और जब आपने कैंसिल कर दी रिवोक, उसके समय तक जो अनपेड बैलेंस है वो सबके लिए, उसके बाद के जो ट्रांजेक्शन उसके लिए आपकी कोई लायबिलिटी नहीं। आई होप दिस क्लियर। नाउ कुछ एग्जांपल देखे रिगार्डिंग कंटिन्यूइंग गारंटी। फर्स्ट देखिए, ऑन एज रिकमेंडेशन बी, वेल्दी लैंडलॉर्ड employs C as his state manager. State means property. State means property. Property manager. हो सकता है कोई B बहुत पैसे वाला, उसकी बहुत प्रॉपर्टीज हैं, अच्छा प्रॉपर्टी को मैनेज करना पड़ता है, कोई कुछ टूट फूट तो नहीं गई, या किराए पे दे रहे तो किराया लेना, या प्रॉपर्टी खाली तो किराए पे देना, सो मेनी थिंग्स आर देयर। एक ही रिकमेंडेशन पे को B, जो एक बहुत वेल्दी लैंडलॉर्ड है, आपको C को उसने स्टेट मैनेजर हायर किया, किसके रिकमेंडेशन पे? A के रिकमेंडेशन पे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? A इज एक्टिंग एज ए श्योरिटी, B इज क्रेडिटर एंड C इज द प्रिंसिपल डेटर। इसका मतलब एक तरह से A C की जवाबदेही ले रहा है कि साहब मेरे कहने पर आप इसको रख लीजिए, अब B उसके हिसाब से रख रहा है, क्लियर। अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो लायबिलिटी किस पे आ जाएगी? A पे। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ C, प्रिंसिपल डेटर, टू कलेक्ट द रेंट ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द टेनेंट ऑफ B। बी की प्रॉपर्टी के जो भी टेनेंट से रेंट कलेक्ट करना एंड रेमिट द सेम टू बी, मतलब किसको देना? बी को। कब? बिफोर 5th ऑफ एवरी मंथ, मतलब 1 तारीख को सारी प्रॉपर्टी जहां जहां टेनेंट है उनसे रेंट कलेक्ट करके 5 तारीख तक आपको बी को जमा करा देना। ए गारंटी दिस अरेंजमेंट, मतलब ये इज एक्टिंग एज ए गारंटी, मतलब ये अरेंजमेंट के लिए ए ने गारंटी की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड प्रोमिसेस टू मेक गुड एनी डिफॉल्ट मेड। अगर उसने सी ने कुछ गड़बड़ कर दी, पैसा ले लिया किराएदार से, आपको नहीं दिया, तो उसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, अच्छा ये एक बार की बात है, हर महीने की बात है, तो ये चल रही है। इट इज एप्लीकेबल नॉट अ सिंगल ट्रांजेक्शन और टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, एंड दैट्स व्हाई इज एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ए गारंटी पेमेंट टू बी अ टी डीलर टू द अमाउंट ऑफ ₹10,000। ए ने बी को 10,000 रुपए की गारंटी दी फॉर एनी टी ही मे फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई टू सी,
टाइम टू टाइम से पता लग रहा है क्या एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की बात करें, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब समय समय पे आप जो भी ए बी को बोल रहा है जो भी आप टी सप्लाई करेंगे उसके लिए 10,000 रुपए तक की सी को जो आप सप्लाई करेंगे उसकी मेरी जवाब देगी। इसका मतलब क्या है, ए इज एक्टिंग एज श्योरिटी, बी इज द क्रेडिटर एंड सी इज द प्रिंसिपल डेटर। क्लियर है? बी सप्लाई सी विद टी टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000 एंड सी पेज फॉर बिट। बात खत्म हो गई। आफ्टरवर्ड बी सप्लाई सी विद टी टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 20,000, सी फेल्स टू पे। अच्छा, ये भी कंटिन्यूइंग गारंटी केस है। इसका तो क्या अभी भी ए की लायबिलिटी है, लेकिन 20,000 का डिफॉल्ट है, उसकी गारंटी 10,000 की, तो क्या उसकी लायबिलिटी सिर्फ 10,000 की है? ये सुनो, द गारंटी गिवन बाय वे वाज अ कंटिन्यूइंग गारंटी एंड ही इज अकॉर्डिंगली लायबल टू बी टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 10,000। 20,000 की लेनी है, ओनली 10,000, बिकॉज उसने गारंटी 10,000 रुपए की दी, बाकी आपने जो एक्स्ट्रा दिया अपनी मर्जी से दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, एक गारंटी पेमेंट टू बी ऑफ द प्राइस ऑफ 5 sacks ऑफ फ्लोर। आटे की बोरियां होती है ना, ए ने बी को गारंटी दी कि आप 5 आटे की बोरियां टू बी डिलीवर्ड बाय बी टू सी एंड टू बी पेड फॉर इन अ मंथ। क्या सेम एग्जांपल ऊपर भी है? ये देखो, वहां राइस है, उसके वीट कर दिया, फ्लोर कर दिया, इतना ही है, ठीक है। चावल की जगह यहां कर दिया, वहां पे चावल खाने का मन होगा, यहां पे रोटी खाने का मन होगा, ठीक है सेम एग्जाम्पल, ठीक है। ये से फ्लो टू बी डिलीवर्स 5 sacks टू सी, सी पेज फॉर देम। क्या ये कंटिन्यू गारंटी है, स्पेसिफिक गारंटी है? कंटिन्यू है, ये तो स्पेसिफिक है ना, तो ये स्पेसिफिक वाला केस है, ठीक है। आफ्टरवर्ड बी डिलीवर्स 4 sacks टू सी विच सी डज नॉट पे फॉर, द गारंटी गिवन बाय ए वाज नॉट अ कंटिन्यू गारंटी। समझाने के लिए कि कंटिन्यू गारंटी, ये तो सेम एग्जांपल जो ऊपर स्पेसिफिक गारंटी में दे रखा था, नहीं दे रखा, देखो सेम एग्जांपल नहीं है। हाँ, बस वो राइस की जगह फ्लोर कर दिया। एंड रादर इट इज अ केस ऑफ स्पेसिफिक गारंटी एंड अकॉर्डिंगली ए ही इज नॉट लायबल, क्योंकि उसने पहले ट्रांजेक्शन, उसमें तो पेमेंट हो चुकी थी, पहले ट्रांजेक्शन सी ने बी को पेमेंट कर, सी नहीं देता तो ए देता, ठीक है, वो तो खत्म हो चुकी थी। बाद में आपने जो ट्रांजेक्शन की उसमें ए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ नॉट अ केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, रादर इज अ केस ऑफ स्पेसिफिक गारंटी, ठीक है। तो इसके साथ आपका एक टॉपिक आप हमने कंप्लीट किया, दैट इज द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड सेकंड इज कॉल्ड द कंटिन्यूइंग का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सेक्शन 129 में उसकी डेफिनेशन है, 130 में दे रखा है कैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट और कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक किया जा सकता है। कौन रिवोक कर सकता है? श्योरिटी। कैसे? बाय गिविंग द नोटिस टू द क्रेडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट? ओनली रेस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। इज दैट क्लियर? नाउ हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ लिया था, सेक्शन 124, 125। अब वो कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी की मेजर चीजें हमने पढ़ ली है, एंड 126, 127, 128 नहीं पढ़ा, 129, 130, 141, 142, 143 पढ़ा था आपको, याद है? सॉरी, 142, 143, 144 पढ़ा था हम, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी में क्या दो ही पार्टी होते हैं? नंबर ऑफ पार्टी, मतलब किस बेसिस पर डिफरेंस करें? नंबर ऑफ पार्टी। क्या दो ही पार्टी होते हैं? प्रोमिसर एंड प्रोमिसरी, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। यहां पे तीन बातें की बात होती है, मतलब ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी तो दो लोग के बीच में होता है, श्योरिटी, लेकिन तीसरी पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। नेचर ऑफ लायबिलिटी। अच्छा एक चीज बताइए, कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी में ऐसा कुछ होता है कि साहब पहले कोई और नहीं पे करेगा तो मैं करूंगा, ऐसा कुछ होता है? इंडेमनीफायर सीधा उसको क्या प्रॉमिस कर रहा है कि आपको जो भी लॉस होगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? श्योरिटी का होता है कि प्रिंसिपल डेटर अपना काम नहीं करता, इन केस द थर्ड पार्टी मेक्स अ डिफॉल्ट दैट आई विल परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज लायबिलिटी। सो इसका मतलब क्या हुआ, वहां लायबिलिटी जो है आपको डायरेक्टली श्योरिटी की है या उसकी सेकेंडरी लायबिलिटी? सेकेंडरी। द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल, एज द प्राइमरी लायबिलिटी इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, ठीक है, पहले तो वो है, वो नहीं देगा तो फिर आपको फिर। लेकिन इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी ऐसा नहीं कि साहब इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कोई और पहले नहीं देगा तब आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टाइम ऑफ लायबिलिटी। अच्छा मैंने बताया जैसे ही वो आपको लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफाइड बिकम सर्टेन, बताया था ना एब्सोल्यूट, क्या इंडेमनीफायर की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। ये सुनो, अच्छा इसका मतलब जो हमने बोलते हैं अगर आपको कोई लॉस हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर मतलब इसका मतलब क्या है, वो लॉस हो भी सकता नहीं भी, तो ऐसी जो कंटिंजेंट बोलते हैं अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, बोलता है द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर अराइजेज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ, जो अनसर्टेन कंटिंजेंट चीज बोलते हैं अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, अगर वो हो जाती है इसके लिए आपने इंडेमनिटी की हुई है तो वहीं पे लायबिलिटी किसकी स्टार्ट हो जाएगी? इंडेमनीफायर की। टाइम कब लायबिलिटी स्टार्ट? यहां पे क्या है, द लायबिलिटी अराइजेज ओनली ऑन द नॉन परफॉर्मेंस
ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉमिस। और अच्छा, जैसे ही आपको प्रिंसिपल डेटर अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करता या अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं करता, क्या तभी जाके लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइज हो रही है? ये सुनो, एक चीज ध्यान रखना, यहां पे हम इंडेमनीफायर की जो पोजीशन है और यहां जो श्योरिटी की पोजीशन को हम कंपेयर कर रहे हैं। अब देख लो, यहां पे हम बोल रहे थे इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी प्राइमरी है, यहां बोल रहे हैं श्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी है। यहां बोले इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी कब अराइज होती है? द मोमेंट दैट कंटिजेंट सिचुएशन अराइजेज ऑन द हैपनिंग ऑफ विच द लाइबिलिटी अराइज। एंड यहां कब होती है? जब आपको डिफॉल्ट करता है प्रिंसिपल डेटर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, टाइम टू एक्ट। द इंडेमनीफायर नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी। अच्छा बताइए, कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी में डायरेक्टली श्योरिटी एक्ट करता है या पहले श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में भी अरेंजमेंट होता है? बताया नहीं, तो बैंकों का एग्जांपल दिया था कि कंपनी ने बैंक से कोई अरेंजमेंट, ऐसे अपने आप कैसे कोई श्योरिटी पिक्चर में आ जाएगा? तो क्या प्रिंसिपल डेटर ने पहले से श्योरिटी के साथ अरेंजमेंट किया होता है और उसकी रिक्वेस्ट पे तो गारंटी देता है किसको? क्रेडिटर को। बदले बताया चार्जेस भी लेते हैं, याद है मैंने बताया था बैंक का चार्जेस भी लेते हैं। लेकिन क्या इन द केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी क्या इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड के रिक्वेस्ट पे एक्ट करता है? नो, दोनों बातें फर्क है, दोनों बातें फर्क है। तो ये द इंडेमनीफाइड नीड नॉट एक्ट, हो सकता है उसकी रिक्वेस्ट भी करे, हो सकता है नहीं, जरूरी नहीं है। द इंडेमनीफाइड नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, बट द श्योरिटी एक्ट्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। आपको याद होता है 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में, एक प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के बीच में, और एक क्रेडिटर श्योरिटी के बीच में, जो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी है। ठीक है, तो ये एक्चुअली श्योरिटी अपने आप थोड़ी पिक्चर में आते हैं। एक्चुअली देयर सम अरेंजमेंट बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर, जहां पे प्रिंसिपल डेटर ने उससे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे लिए सर्विस देंगे, बदले में आपको चार्जेस पे करूंगा। लेकिन इंडेमनिटी में ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है, नॉट नेसेसरी। क्लियर है? अपने उसे एग्जांपल नहीं पढ़ते, एक्स एंड वाई एक साथ एक शोरूम में गए और एक्स ने शोरूम ओनर को बोला कि भाई वाई जो सामान लेना है लेने दीजिए और इसकी पेमेंट की मेरी जिम्मेदारी है। क्या कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी है? मुझे बताइए, इस केस में क्या एक्स ने जो इंडेमनिटी ली, इंडेमनीफायर है, क्या उसे वाई की रिक्वेस्ट पे किया? नो, अपनी मर्जी से, फ्रेंड है, रिलेटिव है, बस, ठीक है। तो उस तरह की चीज तो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ केस में हो भी सकता है, इसलिए नीड नॉट। यहां पे क्या है? ऑलवेज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। राइट टू सूट। अच्छा, तो ये लास्ट क्लास में मैंने कंसेप्ट बताया था, कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी में कंसेप्ट बताया था रूल ऑफ सब्रोगेशन। आ जाता है? तो बताया था भाई, द श्योरिटी स्टेप्स इन शूज ऑफ क्रेडिटर। वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के बाद अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तो श्योरिटी पे करेगा। अब श्योरिटी नाउ विल रिकवर फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर, तो पहले किसका राइट है टू रिकवर द फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर? क्रेडिटर का। अब कौन इसका श्योरिटी की पोजीशन वही होगी जो क्रेडिटर की थी, इसका तो इट हैज कम इनटू पोजीशन ऑफ द क्रेडिटर। तो श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द प्रिंसिपल, आगे ना, इन हिज ओन राइट बिकॉज ही गेट्स ऑल द राइट्स ऑफ क्रेडिटर आफ्टर डिस्चार्जिंग द डेट्स। इसका मतलब क्या है? श्योरिटी के वही सारे अधिकार आ जाते हैं जो क्रेडिटर के अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर अगर वो पे करता है, ठीक है, वही रूल ऑफ सब्रोगेशन की बात कर रहा है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी में एक चीज बताइए, अगर इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड को प्रॉमिस करता है कि साहब आपको जो भी लॉस होगा, क्या वो किसी से रिकवर कर सकता है? ऐसा कोई कंसेप्ट है? नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। तो इंडेमनीफायर कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी फॉर, जैसे मान लिया ए है, वो बी को, ये इंडेमनीफायर है और ये इंडेमनीफाइड है, ये बोलता है बी को कि तुम सी को पैसे उधार दे दो, कुछ होगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं आएगा तो। अब इस केस में ध्यान सुनिएगा, इस केस में अगर सी ने पैसे वापस या गुड्स क्रेडिट भेज दो, इसने नहीं वापस किए, तो क्या इस केस में आपको ए विल हैव टू मेक गुड द लॉस टू बी? ये सुनो। अच्छा, कई जगह आपको लगे ऐसे ये तो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी जैसा लग रहा है। मैंने कल क्लास में कहा था एवरी कॉन्ट्रैक्ट गारंटी ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी जो है तो वो तो वही है इंडेमनिटी है। अब यहां पे ये बी से रिकवर कर लेगा, लेकिन क्या ए सी को सू कर सकता है? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एक केस हो सकता है, अच्छा बी को तो ए से पैसे मिल गए, क्लियर, लेकिन बी का राइट अगेंस्ट सी अभी भी है, नहीं है? क्या बात कर रहे हो? ए ने बी को ये बोला कि तुम सी को गुड सेल करो क्रेडिट पे, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूं। तो सी के बिहाफ पे थोड़ी पेमेंट कर रहा उसको, वो तो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी में होता है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी है। इसने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, ए ने इसको पे कर दिया, तो ए की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन क्या अभी भी बी का राइट अगेंस्ट सी? हाँ है ना, पैसे फ्री में गुड्स दे दिया, मतलब पैसे नहीं दोगे इसके, वो नहीं दिया उसने डिफॉल्ट, लेकिन राइट अभी भी है ना। क्या कैन बी गो टू द कोर्ट अगेंस्ट सी और नॉट? यस।
तो ये बोला डायरेक्टली ए, जैसे हम बोलते हैं ना साहब कि कॉन्ट्रैक्ट गारंटी में कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन डायरेक्टली वो क्या होता है, वहां तो क्या होता है, रूल ऑफ सब्रोगेशन लगता है, मैंने बताया था, द श्योरिटी कम्स इनटू द पोजीशन ऑफ द क्रेडिटर। अब यहां पे डायरेक्टली ए सी को टच नहीं कर सकता, ठीक है भैया तुमने नहीं पे किया तो मुझे पे करना पड़ गया तो मैं तुमसे रिकवर करूं, नहीं कर सकता। लेकिन जो बी का राइट्स अगेंस्ट सी है, वो राइट्स अगर बी ए के फेवर में असाइन कर दे, असाइनमेंट का मतलब ट्रांसफर, कि मेरा जो अधिकार सी के अगेंस्ट है मैं आपको ट्रांसफर करता हूं, तब क्या सू कर सकता है? फिर तो क्या होगा, सी विल बिकम द डेटर, ए विल बिकम द क्रेडिटर। ये सुनो, है ना, देख क्या लिखा हुआ, इंडेमनीफाई कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी। अच्छा, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी था, ठीक है, थर्ड पार्टी कौन हो गया, सी। इंडेमनीफाई कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी फॉर लॉस इन ओन नेम। इसका अगर लॉस हो गया ए का, जैसे बी का लॉस हुआ, ए ने इसको पे कर दिया, तो ए का जो लॉस हुआ उसके लिए वो थर्ड पार्टी को सुन नहीं कर सकता। एज देयर नो प्रिविटी, बी और सी के बीच में जो ट्रांजेक्शन में ए पार्टी नहीं है ना, पढ़ा ना प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि साहब जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी से वही सू कर सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर सू, पढ़ा हुआ फाउंडेशन में, ठीक है। सच अ राइट वुड अराइज ओनली इफ देयर इज असाइनमेंट। एक केस में हो सकता है, अगर ये जैसे बी का सी के अगेंस्ट जो राइट है, बी वो राइट किसके फेवर में साइन कर दे, ए के फेवर में, कि मेरा जो राइट था रिकवर द मनी फ्रॉम सी, मैं ए के फेवर साइन, नाउ कैन ए सू सी, यस वो पॉसिबल है, अदरवाइज जनरली ये पॉसिबल नहीं। लेकिन इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गारंटी क्या था, जैसे ही आपको श्योरिटी डिस्चार्ज करेगा वैसे ही वो किसकी पोजीशन में आ जाएगा, इट विल कम इनटू द पोजीशन ऑफ द क्रेडिटर एंड नाउ ही कैन सू द प्रिंसिपल डेटर, नाउ ही कैन सू द प्रिंसिपल डेटर। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ये सब कोई इतनी डिटेल में समझाता नहीं है कि समझने का लॉजिक क्या है, क्या कहना चाहता है। पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का रीइंबर्समेंट टू लॉस, भैया अगर इंडेमनिफाइड में कोई लॉस हो जाए उसको रीइंबर्स करना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट गारंटी पर्पस का सिक्योरिटी, क्रेडिटर एक तरह से सिक्योरिटी मिल रही है कि भैया आप दो, आपको कोई टेंशन की होती है, आई एम देयर, ठीक है। कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा क्या इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड दोनों कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गारंटी क्या प्रिंसिपल डेटर माइनर भी हो सकता है, बताया था, ये सुनो। तो इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गारंटी वेयर माइनर या प्रिंसिपल डेटर कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड। सब मोबाइल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस ये आई थिंक इससे क्या होता है, थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी आ जाती है बिटवीन द टू कंसेप्ट। वैसे थोड़ा बहुत ओवरलैप भी लग रहा होगा दोनों कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका रीजन मैंने बताया था लास्ट टाइम, एवरी कॉन्ट्रैक्ट गारंटी इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी। सही माने में देखा जाए, जो श्योरिटी आपको क्रेडिटर को जो प्रॉमिस कर रहा है वो क्या है, इंडेमनीफाई की तो बात कर रहा है। बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी नीड नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट गारंटी। हर कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी जरूरी नहीं कॉन्ट्रैक्ट गारंटी, लेकिन एवरी कॉन्ट्रैक्ट गारंटी इज अ टाइप ऑफ इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इज इट क्लियर? क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? आगे एक सेक्शन दे रखा है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। देखिए क्या है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। इसमें क्या दे रखा है, ये श्योरिटी है, कॉन्ट्रैक्ट गारंटी में जो श्योरिटी की जो लायबिलिटी है, लेट्स से ये मान लिया प्रिंसिपल डेटर है, ये क्रेडिटर है, एंड सी श्योरिटी, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है ना। सेक्शन 128 बता रहा हूं, 120 बीच में रह गया, तो 126, 127, 128, 129, 30 कॉन्ट्रैक्ट गारंटी का कंटिन्यूस कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट गारंटी। सेक्शन 128 में एक सिंपल एक लाइन दे रखी है, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव विद द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। कोएक्सटेंसिव मतलब क्या है, जिस हद तक, ठीक है, जिस हद तक प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है, टू द सेम एक्सटेंट किसकी लायबिलिटी है, श्योरिटी की है। ये तो उसी हद तक किसकी लायबिलिटी है, मतलब दोनों में ये नहीं कि सब उसकी लायबिलिटी ज्यादा आपकी कम, ऐसा नहीं है। जो जो चीज के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल है, वो सारी चीजों के लिए कौन लायबल हो जाएगा, श्योरिटी आफ्टर द डिफॉल्ट मेड बाय द प्रिंसिपल डेटर, आफ्टर डिफॉल्ट मेड बाय द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। यही सेक्शन 128 मतलब लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी को एक्सटेंसिव, इट गोज टू द सेम एक्सटेंट। ये नहीं कि उसकी लायबिलिटी ज्यादा आपकी कम, ऐसा नहीं है, इट गोज टू द सेम एक्सटेंट, द एक्सटेंट टू विच द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर गोज। देखिए सेक्शन 128 क्या बोलता है, इट प्रोवाइड द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। अच्छा साथ में लिखा अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द, इसका क्या मतलब है, हाँ जनरल रूल ये है, अगर नथिंग इज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट गारंटी डिफरेंट देन व्हाट वी आर सेइंग, सेक्शन 128 तो बोल रहा है, जनरल रूल क्या है, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। जिस हद तक लायबिलिटी आपको किसकी है,
प्रिंसिपल डेटर की, टू दैट एक्सटेंड, सेम एक्सटेंड द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी ऑल्सो देयर. हाउएवर इसको ऐसे करें, हाउएवर द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी कैन बी लेसर देन द लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर इफ दे हैव एग्रीड सो इन द कॉन्ट्रैक्ट इन द अरेंजमेंट. जैसे अच्छा, क्या एक अरेंजमेंट प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में भी होता है? उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने अगर लिख रखा है, कुछ ऐसा एग्री कर रखा है, नहीं आपकी लाइबिलिटी इतने तक ही होगी, उसके बियॉन्ड कुछ अगर मेरी होगी लेकिन आपकी नहीं होगी, समथिंग लाइक दैट, तो अलग बात है. लेकिन एक्सप्रेसली अगर डिफरेंट बात आपने एग्री कर रखी है प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी, तो अलग बात है. अदरवाइज जनरल रूल क्या है? वॉट एवर द एक्सटेंड टू विच द लाइबिलिटी ऑफ द principal debtor is there, to same extent the liability of the surety will be there, and that is the principle given in the section 128, nature and extent of surety liability. किस हद तक? अब नेचर की हम बात करें. देखिए, here the term coextensive with that of principal debtor, ये टर्म है, liability of the surety coextensive with that, इसका क्या मतलब है? Means that the surety is liable for what the principal debtor is liable. उस सारी चीज के लिए आपको श्योरिटी भी लायबल है जिसके लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल, यही मतलब मैंने बताया. हाउएवर द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी मे बी मेड लेस देन दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर बाय एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट. वो ऊपर लिखा हुआ था. अरे वो क्या ऊपर जो एक सेंटेंस, क्या उसी बात को थोड़ा सा एलोबोरेट किया हुआ, थोड़ा प्लेन इंग्लिश में, ठीक है. अगर आपने एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट कर रखा प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी ने कि नहीं आप मेरी लायबिलिटी जो भी आपकी इससे ज्यादा नहीं होगी, तो वो एक अलग बात है, आपको अलग बात है. अदरवाइज whatever the extent to which the liability of the principal debtor is there, to the same extent the liability of the surety will also be there. अब आगे इसी चीज को और थोड़ा सा एलोबरेट करते सेक्शन 128 को देखिए. Following are the important points in regard to the nature and extent of surety liability. The liability of surety arises only on the default by the principal debtor, obvious. But as soon as the principal debtor defaults, the liability of the surety begins and runs coextensive with the liability of the principal debtor, in the sense that the surety will be liable for all those sums for which the principal debtor is liable. If there is a condition, हाँ, अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर श्योरिटी लाइबिलिटी, प्रेसिडेंट बिफोर कि आप लायबल हो उससे पहले कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तब क्या श्योरिटी लायबल होगा? नहीं. जैसे इसका एग्जांपल सेक्शन 144 पढ़ा था कि साहब मैं लायबल हूं एज ए श्योरिटी, अगर दूसरा भी कोई को श्योरिटी ज्वाइन हो और को श्योरिटी ज्वाइन ही नहीं किया, बताया था वो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी इनवैलिड हो जाता है. ये सुनो, वही देखिए लिखा, इफ देयर कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर श्योरिटी लायबिलिटी प्रेसिडेंट विद प्रायर टू द लायबिलिटी, द श्योरिटी वुड बी लायबल ओनली व्हेन सच कंडीशन इज फुलफिल्ड. अ पार्शियल रिकॉग्निशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज फाउंड इन सेक्शन 144, ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटी. याद है मैंने बताया था. अच्छा, कंडीशन लगा दी कि आई विल लायबल अगर मेरे साथ दूसरा भी को श्योरिटी बने, और वो कंडीशन फुलफिल हो तो ठीक है, नहीं हो तो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिड हो जाएगा. तो ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लायबिलिटी. बताते पॉइंट मैंने आपको. नेक्स्ट देखिए, वेयर डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द, इसी तरीके अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट की कुछ कमी है, डिफेक्ट है डॉक्यूमेंट में, जिसकी वजह से क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर में जो ट्रांजैक्शन हुई और उसकी वजह से लायबिलिटी और तो प्रिंसिपल डेटर ही खत्म हो गई, तो प्रिंसिपल डेटर ही लायबल नहीं तो श्योरिटी कैसे लायबल होगा? क्या श्योरिटी लायबल होगा? इसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? नहीं समझ आया. एक चीज देखिए, पहले क्रेडिटर का कुछ अधिकार अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, अगर प्रिंसिपल डेटर वो अधिकार क्रेडिटर को नहीं देता तो क्रेडिटर फिर किसको अप्रोच करता है? श्योरिटी को. यही है ना. लेकिन जो उनके बीच में रिलेशनशिप है बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, ठीक है, बिटवीन द ए एंड बी, ये डॉक्यूमेंट जो है जिससे इनके लीगल रिलेशनशिप है, उस डॉक्यूमेंट में कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से आपको ए की लायबिलिटी टुवर्ड बी खत्म हो गई. तो ए की लायबिलिटी बिकॉज डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, तो जब ए की लायबिलिटी खत्म हो गई तो क्या सी श्योरिटी अभी भी है या उसकी भी लायबिलिटी खत्म हो गई? उसकी कोई जब प्रिंसिपल डेटर फ्री हो गया तो वही फ्री हो गया. ये सुनो, ये क्या लिखा, वे डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल. इसका था क्या, कैन नॉट बी हेल्ड लायबल क्या हो? बिकॉज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके लायबिलिटी से खत्म हो गई ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट. विच डॉक्यूमेंट? द डॉक्यूमेंट विच regulate the legal relationship between the principal debtor and the creditor, the liability of the surety also ceases. Is that clear? Next, surety liability continues even if the principal debtor has not been sued or omitted. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान सुनिएगा, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट. देखिए, हमने बोला प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल डेटर की. अच्छा, मान लिया पैसे उधार दिए, बी ने ए को मान लिया पैसे उधार दिए सी की गारंटी पे, क्लियर.
आपके सामने एबीसी, ए प्रिंसिपल डेटर है, बी क्रेडिटर, सी श्योरिटी है। अच्छा, उसने सी की गारंटी पे बी ने ए को पैसे उधार दिए, ड्यू डेट आएगा तो बी ए को अप्रोच करेगा। अगर ए ने पे कर दिया बात ही खत्म होगी, नहीं पे किया तो सी को अप्रोच करेगा। लेकिन सी ये नहीं बोल सकता बी को कि पहले ए के अगेंस्ट तुम लीगल एक्शन लो, कोर्ट में जाओ, उसके बाद भी तुम्हें रेमेडी नहीं मिलती फिर मैं दूं, ऐसा नहीं बोल सकता। रादर क्रेडिटर का ऑप्शन है कि वंस द ड्यू डेट कम्स एंड द प्रिंसिपल डेटर डज नॉट मेक द पेमेंट, मतलब डिफॉल्ट कर देता है, आफ्टर दैट क्रेडिटर कैन मेक द श्योरिटी लायबल इवन विदाउट टेकिंग एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। तो इस बात के लिए श्योरिटी इंसिस्ट नहीं कर सकते पहले उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लो, सारी रेमेडीज को एक्सप्लोर करो, एंड फिर भी आपको पैसे नहीं मिलते, आपके राइट्स नहीं मिलते, फिर मेरे पास, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, उस एंगल से अच्छा ये बात भी को एक्सटेंसिव से निकाली गई कि भाई जैसे उसकी लायबिलिटी वैसे ही आपकी भी लायबिलिटी टू द सेम एक्सटेंट। इसने बोला कि साहब कैन द क्रेडिटर मेक द श्योरिटी लायबल विदाउट सुइंग द प्रिंसिपल डेटर? यस ही कैन। ये देख लिखा हुआ, surety liability continues even if the principal debtor has not been sued or is omitted from being sued. कौन सू नहीं कर रहा उसको? creditor. In other words, the creditor may choose to proceed against surety first without making the principal debtor liable unless there is an agreement to the con. ड्यू डेट आ गई, उसने पे नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया, आप श्योरिटी के पास चले जाइए। लेकिन आपको ये जरूरी नहीं कि पहले आपको प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, श्योरिटी भी इंसिस्ट नहीं कर सकता। एंड क्रेडिटर है जो चॉइस कि वो चाहे तो डायरेक्टली श्योरिटी के अगेंस्ट जा सकता है आफ्टर द ड्यू डेट व्हेन द प्रिंसिपल डेटर मेक अ डिफॉल्ट विदाउट टेकिंग एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ? अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। क्या मतलब हुआ? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं लॉ में, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो प्रिंसिपल जो हम बोल रहे हैं, अगर इसके कॉन्ट्रेरी से डिफरेंट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मान लिया अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट के बाद भी आप कोर्ट में उसके अगेंस्ट जाएंगे प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, और उसके बाद भी आपके पैसे रिकवर नहीं होते, फिर आप मेरे पास आएंगे, क्या ये कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट है? देन व्हाट सेक्शन 128 सेज? ये सुनो, तो उस केस में फिर बात अलग हो जाएगी उस हिसाब से। अच्छा, सेक्शन अलाउ करा कि आप कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रेरी टू दिस प्रिंसिपल नहीं है तो जनरल रूल क्या है? श्योरिटी कैन बी मेड लायबल बाय द क्रेडिटर after the due date once the principal debtor makes a default even without taking any legal action against the principal debtor. Is that clear? समझ आ रहा सबको? अब इसका एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ए गारंटीज टू बी द पेमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी द एक्सेप्टर। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है क्या उसकी लायबिलिटी होती है? पढ़ा होगा, जो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं, अरे बिल ऑफ एक्सचेंज मान ली ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया ऑन बी कि आप इतने दिन के बाद मुझे इतनी पेमेंट करेंगे, तो बी एक्सेप्ट करता है, बी की लायबिलिटी है। यहां पे सी एक्सेप्टर है, तो क्या ये प्रिंसिपल डेटर हो गया और बी क्या हो? क्रेडिटर हो गया, और इसकी गारंटी दे श्योरिटी हो गया। ठीक है, ए ने बी को बोला कि भाई जो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने ड्रॉ किया, सी ने एक्सेप्ट किया, अगर उसकी पेमेंट नहीं आपको होती है ऑन द ड्यू डेट तो मैं पे करूंगा, ये मतलब हो ना। ठीक है, द बिल इज डिसऑनर्ड बाय सी, सी ड्यू डेट पे पे नहीं करता, डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज। इज लायबल नॉट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ द बिल, बिल के लिए तो बिल का जो अमाउंट हमारे 10,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज था तो उसके लिए तो आप लायबल हैं, बट ऑल्सो फॉर एनी इंटरेस्ट एंड चार्जेस विच में हैव बिकम ड्यू नोट। अच्छा, ये कंसेप्ट क्या हो गया? एक्स्ट्रा और भी चीजें जो इंटरेस्ट है और कोई चार्जेस लग गए, तो क्या ये बात सेक्शन 128 से उठाया गया? अच्छा, ये सारी चीजें क्या प्रिंसिपल डेटर में भी आ सकती थी? तो हमने बोला तो टू द सेम एक्सटेंट, जिस एक्सटेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी टू सेम एक्सटेंट द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज क्लियर। तो खाली जो बिल ऑफ एक्सचेंज में अमाउंट लिखा हो खाली उसके लिए लायबिलिटी हो तो है ही है, बट ऑल्सो अगर कोई इंटरेस्ट है, लेट हो गया पेमेंट, ठीक है, वो डिसऑनर हुआ, अब आप पेमेंट करेंगे तो लेट पीरियड का इंटरेस्ट प्लस चार्जेस, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर से कुछ चार्जेस लग जाते हैं। अरे जैसे चेक डिसऑनर हो जाता है, क्या बैंक कुछ चार्जेस लगा देता है? चेक सुना तो होगा, बैंक चार्जेस लगाता है, भैया आपका हमने पूरा चेक प्रोसेस किया लेकिन बाउंस हो गया, तो काम तो हमने किया ना, तो चार्जेस लगा देते। ठीक है, पेनल्टी भी, वो तो एक सेक्शन आप निगोशिएशन पड़ेगा, तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, जेल तक है। जो चेक इशू करता है ना, अगर चेक बाउंस हो जाए बिकॉज ऑफ इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स और कोई टेक्निकल ग्राउंड सिग्नेचर मिसमैच हो गया है, कुछ हो गया तो अलग बात है। फंड नहीं है अकाउंट में, आपके अकाउंट में आपने चेक इशू कर दिया और चेक इस कारण 138 पढ़ो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, क्रिमिनल ऑफेंस है, जेल हो सकती है। ये इसीलिए पहले क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था, ये बाद में अमेंडमेंट्स हुई थी, इसीलिए किया गया था। क्योंकि बहुत लोग इस चीज को बहुत लाइटली लेते, किसी को चेक इशू कर देते विदाउट चेकिंग मेरे अकाउंट में फंड है कि नहीं। ये तो गलत बात है ना, ये तो केयरलेसनेस है।
तो इसको स्ट्रिंजेंट करने के लिए लोग केयरफुल रहे, तो इन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस, अच्छा जब तक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता खाली फाइन लगता है तो लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जैसे ही आपको क्रिमिनल की वजह जेल हो जाएगी, क्या जेल कौन जाना चाहता है? जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ट्रैफिक लॉज में वायलेशन पे बाय एंड लार्ज क्या फाइन्स है, बाय एंड लार्ज। रेड लाइट जंप कर दी, बिना हेलमेट के आप टू व्हीलर चला रहे, जो भी सीट बेल्ट बिना पहने गाड़ी चला रहे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, फाइन्स बाय एंड लार्ज। लेकिन लोग फिर भी देखो इतने वायलेशन करते हैं, होते हैं दिन रात होते रहते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम बोलते हैं नहीं भैया कोई फाइन नहीं है एंड जो भी ट्रैफिक लॉ के बाद सबकी जेल है, किसी 1 महीने की, किसी 3 महीने की, किसी 6 महीने की, देखो सारे ट्रैफिक लॉ वायलेशन रुक जाएंगे। जेल कौन जाना चाहता भाई? क्रिमिनल ऑफेंस इज वेरी, इसीलिए तो वो बहुत सीरियस, लोगों को डर लगता है ना मेरे, इसीलिए क्या था 138 वो क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया, पहले नहीं था। एनीवे देखिए, तो सेक्शन 128 में यही दे रखा था, और उसमें मेन बात ये है कि जिस हद तक प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी जो चीज के लिए वो लायबल है, तो उस सेम चीजों के लिए कौन श्योरिटी भी लायबल है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि साहब अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया उसके बाद आपको क्रेडिटर उसके अगेंस्ट सारी रेमेडीज एक्सप्लोर करेगा और कुछ नहीं होगा तब लास्ट में जाके ऐसा नहीं है। Can the surety make the credit? Sorry, can the creditor make surety liable even without taking any legal action against the principal debtor? Yes. However, there is an agreement contrary to this kind of provision. तो अलग बात है. Otherwise, general rule है कि once the due date arrives and principal debtor makes a default, surety creditor can immediately approach the surety to get his rights even without taking any legal action against the principal debtor. Is that clear? That is section 128. तो 126, 127, 128, 129, 130 हमारी एक सीरीज यहां तक कंप्लीट होगी। उधर क्या था 142, 143, 144 तीन सेक्शन उधर होगा, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सेक्शन यहां दे रखा है सेक्शन 132, ये क्या देखिए, इसमें एक सिचुएशन दे रखी है बेसिकली। जैसे मान लीजिए सिचुएशन क्या दे रखी है, मान लीजिए जैसे 2 लोग हैं ए एंड बी, इन दोनों ने मिलके सी को कुछ के साथ कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब एक तरफ ये दोनों इकट्ठे पार्टीज हैं, हो सकते हैं, और एक तरफ ये, क्लियर। अच्छा इसमें ये 2 इकट्ठे हैं, मतलब सी के लिए ये दोनों एक पार्टी हैं। अच्छा जैसे कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है, हम किराए पे देते हैं, तो इसके अंदर लैंडलॉर्ड 2 होंगे ना, फिर इसके अंदर ये सुनो, अगर 2 लोग हैं या 3 लोग हैं तो तीनों लैंडलॉर्ड होंगे ना, रेंट एग्रीमेंट में एक तरफ तीनों पार्टी आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों के आप एक तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इन दोनों में आपस में कोई अरेंजमेंट है कि साहब ए इज एक्टिंग एज श्योरिटी फॉर बी, आपस में इनका अरेंजमेंट है, ठीक है। क्या दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन ए एंड बी, है ना, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें ए ने बी को कहा हुआ कि अगर तुम अपना काम नहीं करोगे टुवर्ड्स सी तो मैं कर दूंगा, ठीक है। हमने मिलके जो यहां पे प्रॉमिस किया सी को, लेकिन एक्चुअली इनके बीच में एक अलग से अरेंजमेंट है जहां पे ए ने बी के लिए क्या बोल रखा है कि अगर तुम नहीं करोगे तो क्या होगा, मैं कर दूंगा, ठीक है। मतलब श्योरिटी वाला रोल प्ले कर रहा है, क्लियर। और इस बात की जानकारी सी को भी है। लॉ ये बोलता है कि साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा अलग से, इवन इफ इट इज ए नॉलेज ऑफ थर्ड पार्टी। अच्छा इनके लिए थर्ड पार्टी है, ठीक है, या ये थर्ड पार्टी की नॉलेज में भी बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब अगर डिफॉल्ट होगा तो सी क्या इन दोनों को इकट्ठा लायबल कर सकता है? ये सुनो भाई, तुमने क्या करा, मेरे साथ क्या तुम्हारा लीगल रिलेशन ये था। अच्छा दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं, इवन इफ इज श्योरिटी, तब भी हमने सेक्शन 120 में क्या पढ़ा, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ये श्योरिटी अगर है, ये प्रिंसिपल डेटर है, ये डिफॉल्ट करेगा, तो ये क्या हो गया क्रेडिटर। द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद, तो क्या उस प्रिंसिपल के आधार पर ये बात ये बोल रहा है कि साहब तुमने अगर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कर भी रखा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अदरवाइज भी लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। आप यही बोल रहे हो मैं प्रिंसिपल डेटर नहीं हूं, मैं तो श्योरिटी हूं, तो क्या फर्क पड़ता है, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी को एक्सटेंसिव, तो बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड थर्ड पार्टी आपको उसी तरीके से सू कर सकता है जैसे कि आपके बीच में कोई ऐसा अलग से कोई अरेंजमेंट नहीं है। देखिए ये मैंने समझा, अब इसी की लैंग्वेज ये समझने का, मतलब लैंग्वेज पढ़ो तो आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए क्या लिखा हुआ,
देखिए, सेक्शन 132 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 प्रोवाइड्स दैट where two person contract with a third party, let's say A and B contract with C, to undertake a certain liability and also contract with each other, या आपस में, that one of them shall be liable only on the default of the other. जैसे A और B ने किसी अगर A liable होगा अगर B default करता है तो the third person that is C not being a party to such contract, A और B के बीच में तो वो पार्टी नहीं है, the liability of each of two such person to the third person under the first contract, ये वाला contract, is not affected, मतलब उसमें लाइबिलिटी को इफेक्ट नहीं होगी बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, इसकी वजह से लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऑल्दो सच थर्ड पार्टी मे हैव बीन अवेयर ऑफ दिस एग्जाम, उससे उसको पता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड लाइबिलिटी आपकी जैसी है, मतलब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देखिए एग्जाम्पल, ए एंड बी से मेक अ ज्वाइंट एंड सेवरल प्रोमिसरी नोट टू सी, मतलब एक प्रोमिसरी नोट है जिसमें ए और बी प्रोमिसर है और सी क्या है, प्रोमिसी है. अच्छा, प्रोमिसर्स की लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स द प्रोमिसी. A makes it in fact in as surety for B, and C knows this at the time when the note was made. C को इस बात की जानकारी है कि साहब A as a surety act करा for B. The fact that A to the knowledge of C, ये बात है कि साहब A is acting as surety, made the note as surety for B is no answer to a suit by C against A upon. अच्छा मान लिया डिफॉल्ट होता है, प्रोमिसरी नोट पे पेमेंट नहीं होती. Can C sue A, B और both? किसी को कर सकता है, ए को भी कर सकता है, बी को भी कर सकता है, दोनों को भी कर सकता है. अगर मान लीजिए सी ए के अगेंस्ट सूट करता है तो कैन ए टेक दिस डिफरेंस सिंस आई वाज एक्टिंग ओनली एज श्योरिटी, कैन ही टेक दिस डिफरेंस? नो. व्हाई? बिकॉज सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 132 क्या होता है, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ऑन द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपकी जो लाइबिलिटी है सो है. तो अगर सी खाली ए को भी सू करता है तो वो कुछ कोई डिफेंस नहीं ले सकता कि सिंस आई वाज एक्टिंग ओनली एज श्योरिटी आप डायरेक्टली मुझे लाइबल नहीं कर सकते. वैसे भी सेक्शन 128 में हमने पढ़ा लाइबिलिटी और श्योरिटी को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेट. आई होप दिस क्लियर. तो कह सकते हैं सेक्शन 132 में कुछ दे नहीं रखा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से एक प्रोविजन बना रखा है, सब इस सिचुएशन में क्या करना. अब बेसिकली अगर ध्यान से देखें, इट इज इंस्पायर्ड बाय द प्रोविजन सेक्शन 128 इसलिए साथ ही हमने इसको डिस्कस किया है, उसी से इंस्पायर्ड है. इज इट क्लियर? अब हम एक टॉपिक लगता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी. अच्छा, ए बी सी, लेट्स से ए इज द प्रिंसिपल डेटर, बी इज द क्रेडिटर, सी इज अ श्योरिटी. ठीक है. अच्छा, श्योरिटी डिस्चार्ज कब होगा? जब उसकी लाइबिलिटी एज ए श्योरिटी कम्स टू एन, फ्री हो जाएगा ना. डिस्चार्ज कब फ्री हुआ? व्हेन द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज, व्हेन हिज लाइबिलिटी एज ए श्योरिटी कम्स टू एन एंड. ये बड़ा टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा. तो बोला कि साहब तीन तरह की सिचुएशन में श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज. अगर ही रिवोक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. कॉन्ट्रैक्ट गारंटी किसके बीच में? Between creditor and surety. This one between B and C in this example. अगर श्योरिटीज को रिवोक कर दे कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी को, क्या डिस्चार्ज हो जाएगा? रिवोकेशन कैसे कैसे करता है? एक तो हम पढ़ चुके हैं कंटिन्यूइंग गारंटी केस में फ्यूचर ट्रांजेक्शन रेस्पेक्ट में बताया था. दूसरा बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर. अच्छा, क्रेडिटर कुछ गलत काम करे जिससे बैड इफेक्ट पड़ रहा ऑन द राइट्स ऑफ श्योरिटी, तो श्योरिटी शुड डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी और नॉट? यस. एंड तीसरा, अगर कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी ही इनवैलिड हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी अगर इनवैलिड हो जाए, जैसे हमने पढ़ा था मिस रिप्रेजेंटेशन है सेक्शन 142, 143, 144 ज्वाइनिंग को श्योरिटी वाला केस, तो या कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी इनवैलिड हो जाएगा, तो जब इनवैलिड हो जाते फ्री हो जाएगा. ये सुनो, देखिए लिखा हुआ, श्योरिटी इज टू बी सेट टू बी डिस्चार्ज व्हेन हिज लाइबिलिटी एज श्योरिटी कम्स टू एन एंड. द वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज श्योरिटी डिस्कस बिलो. वन, बाय रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट गारंटी को रिवोक कर दे. बाय द कंडक्ट, मतलब क्रेडिटर कुछ ऐसी चीजें करे जिससे कि राइट्स ऑफ श्योरिटी में बैड इफेक्ट आए, श्योरिटी विल कम, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज. एंड बाय द इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गारंटी, जो वही इनवैलिड हो जाए. अब वही उसमें ये वही पढ़ोगे 142, 143, 143 केस पढ़ोगे. पढ़ा था ना 142 कि जानबूझ के कुछ छुपा ली गई है, धोखे से आपको क्रेडिटर ने गारंटी ले ली है. ठीक है,
या कुछ का एक्टिव कंसीलमेंट कर लिया है, ठीक है, सेम, और ज्वाइनिंग ऑफ कोश्योरिटी कंडीशन थी लेकिन कोश्योरिटी ज्वाइन नहीं किया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विल बी टर्मिनेटेड। तो ये 3 सिचुएशन है, बाय द रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिट, बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर कोई ऐसी चीजें कर रहा है जिससे बैड इफेक्ट आ रहा है ऑन द राइट्स ऑफ द श्योरिटी, ठीक है, एंड थर्ड इफ द कॉन्ट्रैक्ट गारंटी बिकम्स इनवैलिड। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है ना? नाउ पहला टॉपिक, ये तो खाली हेडिंग हो गया आपका, पहला टॉपिक लेते हैं, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। इसमें रेवोकेशन में पहला केस रखा है सेक्शन 130, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो कंटिन्यूइंग गारंटी को क्या श्योरिटी डिस्चार्ज कर सकता है, रिवोक कर सकता है बाय गिविंग अ नोटिस टू द क्रेडिटर रिगार्डिंग द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। लेकिन जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं उसके रेस्पेक्ट में लायबिलिटी अगर फ्यूचर में भी अराइज होती है तो क्या उसे पे करना पड़ेगा? यस। इसे दैट द कंटिन्यूइंग गारंटी में बी एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी as to future transaction by notice to the creditors. Once the guarantee is revoked, the surety is not liable for any future transaction. However, he is liable for all transaction that happened before the notice was given. ये तो मैंने पहले ही बता दिया। Clear? It may be noted specific guarantee can be revoked only if the liability to the principal debtor has not accrued. एक चीज देखिए, प्रिंसिपल डेटर अगर लायबल हो गया है तब जाके उसके बाद क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी को क्या श्योरिटी रिवोक कर सकता है? नो। लेकिन जब तक उसकी लायबिलिटी अराइज नहीं हुई, जैसे फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में सी ने बी को बोला कि आप इसको गुड्स क्रेडिट पे बेचिए और पेमेंट नहीं आए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बी ने बेच दिया, क्या अब सी कॉन्ट्रैक्ट गारंटी को रिवोक कर सकता है? नो। उसी के ट्रस्ट पे इसने बेच दिया, ठीक है, अब नहीं कर सकता। और ड्यू डेट आएगी, ए पेमेंट कर दे, वेल एंड गुड, नहीं तो सी पे करेगा, यही है ना। लेकिन सी ने गारंटी दी बी को कि आप गुड्स क्रेडिट पे ए को सप्लाई कीजिए 1 लाख के, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इस पे एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए। लेकिन मान लिया ये कॉन्ट्रैक्ट गारंटी देने के बाद अब बी के गुड्स सप्लाई करने से पहले अगर सी कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी रिवोक करना कर सकता है, अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बी को देखना कि सब बिना गारंटी के उसे देना है, वो खुद डिसाइड करे, वही लिखा हुआ है। It may be noted specific guarantee can be revoked only if the liability to principal debtor has not accrued. उससे पहले कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। उसके बाद तो क्या होगा, ड्यू डेट आएगी, या तो प्रिंसिपल डेटर लायबिलिटी को डिस्चार्ज करे, नहीं तो श्योरिटी डिस्चार्ज करे, फिर अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? लेकिन नोटिस देकर आप कैंसिल करना चाहते हो, कंटिन्यूइंग गारंटी तो चलती जा रही है, ठीक है, लेकिन इसमें नोटिस एक ही जब तक कि आपको कोई लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की एक्रू नहीं। इज दैट क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल दे रहे किससे रिलेटेड। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, Arun promises to pay Rama for all groceries bought by Carol for a period of 12 months if Carol fails to pay. अब मुझे बताइए, अरुण promises to pay Rama, ठीक है, अरुण क्या हो गया? श्योरिटी, रामा क्या होगी? क्रेडिटर, एंड कैरोल क्या होगी? दैट इज प्रिंसिपल डेटर। 12 महीने में जब भी हो, इसका मतलब क्या, ये एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। इन द नेक्स्ट 3 months, Carol buys ₹2,000 worth of groceries. After 3 months, Arun revokes the guarantee by giving the notice to Rama. अभी तो चल रही थी ना, 1 साल के लिए था। Carol further purchased ₹1,000 of groceries. Carol fails to pay. Arun is not liable for ₹1,000 of purchase that was made after the notice, but he is liable for ₹2,000 purchase made before the notice. अगर उसकी पेमेंट नहीं रामा करती है तो उसे करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? नहीं, अब लैंग्वेज देखिए ना, पूरी ऐसी याद मत करेगी 12 महीने स्पेसिफिक पीरियड, ऐसे नहीं। अब लैंग्वेज देखिए, अरुण प्रोमिसेस टू पे रामा फॉर ऑल ग्रोसरीज बॉट बाय करोल फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months इफ। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 महीने में जितनी बार भी वो ट्रांजेक्शन करे, सारी ट्रांजेक्शन की मेरे, दिस इज व्हाट ही सेइंग, इज नॉट सेइंग वन ट्रांजेक्शन। 12 महीने के पीरियड में जो भी ट्रांजेक्शन वो करेगी, आपसे जो भी ग्रोसरी परचेज करेगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। इट्स नॉट वन ट्रांजेक्शन। नो, क्या चीज के बारे में? ऑब्वियसली बताएगा, उसको भी इन्फॉर्म करेगा, वो तो ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्टेड चीज है ना, ठीक है।
इंटरकनेक्टेड ऑटोमेटिकली, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट गारंटी बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर, तो रिवोक तो वहां से हो जाएगा, साथ में इंटीमेशन टू द व्हाट वी कॉल द प्रिंसिपल ऑफिस। एग्जाम्पल नंबर 2, एक गारंटी वो क्या बताएगा, क्रेडिटर खुद ही बता देगा तेरा गारंटर भाग गया, वो खुद ही बता देगा तेरा गारंटर भाग गया, अब तेरे और मेरे बीच की बात है नहीं। A guarantees to be to the extent of ₹1 lakh that C shall pay all the bills that B shall draw upon him। इसका मतलब क्या हुआ, B जो भी बिल्स ड्रॉ करे अपॉन C, इसका मतलब क्या, C पे करेगा। बिल ड्रॉ करने वाले ड्रॉअर, और जिसके ऊपर ड्रॉ करे ड्रॉई एक्सेप्ट करता है ना, ये सुनो, इसका C क्या है, प्रिंसिपल डेटर, और B क्या है, क्रेडिटर, और A गारंटी क्रेडिटर को ए श्योरिटी, ठीक है। एक guarantees to be to the extent of ₹1 lakh that C shall pay all the bills that B shall draw upon him. B draws the bill upon C. आगे ना, आगे देखिए, C accepts the bill, आगे C की liability है। Now A gives notice of revocation after the bill is drawn and accepted। एक चीज है, जब B ने बिल ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लिया और C ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद A अपनी कॉन्ट्रैक्ट गारंटी को रिवोक करना कर सकता है। पहली बात, एक कंटिन्यू का स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक केस है। मैंने बताया जब तक लायबिलिटी एक्रू नहीं होती प्रिंसिपल, यहां प्रिंसिपल डेटर कौन है, सी, और आपने एक्सेप्ट कर लिया इसका कि उसकी लायबिलिटी ऑलरेडी अराइज हो चुकी है और अब जाके वो रिवोक कर पॉसिबल है, नो। इसे सी इंडोर्सेस द बिल एट मैच्योरिटी, ए इज लायबल अपॉन हिज, करे उससे भले रिवोक कर दिया, उस रिवोकेशन को मतलब नहीं है, एंड ए इज लायबल एंड ही हैज टू पे द, क्योंकि वो रिवोकेशन वैलिड ही नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, X gives guarantee to the extent of ₹50,000 for the loans given from time to time by A to B। मतलब A क्या हुआ, क्रेडिटर, B क्या हो गया, प्रिंसिपल डेटर, और X क्या हो गया, श्योरिटी। A gave a loan of ₹10,000, लिखा ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम, लैंग्वेज से पकड़ना पड़ता है, इसका मतलब क्या, कंटिन्यू गारंटी केस है। A gave a loan of ₹10,000 to B, आफ्टरवर्ड X gives notice of revocation, ठीक है, X is discharged from all the liability to A for any loan granted after the revocation of guarantee, but he is liable to A for ₹10,000 on default of B। कुछ नहीं, बेसिकली जो फंडामेंटल प्रोविजन पड़े उसे सारे एग्जांपल बना रखे, इस तरह। हाँ, एग्जांपल से थोड़ी क्लैरिटी और आ जाती है, उसको हमने अप्लाई करके देख लिया। हमारा टॉपिक ये चल रहा था, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो रिवोकेशन में पहला हमने ये पढ़ा आपका सेक्शन 130, रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी बाय नोटिस। अब देखिए, revocation of continuing guarantee with surety is death, section 131, 126, 127 पढ़ा था हमने, 128, 129, 130, 131, ये सब किससे रिलेटेड है, कंटिन्यूइंग गारंटी से। देख लो आप, 129 में डेफिनेशन थी, 130 में रिवोकेशन बाय नोटिस, ये 130 में रिवोकेशन बाय श्योरिटी इज डेथ। कोई कंटिन्यूइंग गारंटी है, जैसे मान लिया सेम एग्जांपल ए बी सी, ए और बी, ए प्रिंसिपल डेटर, बी क्रेडिटर, सी श्योरिटी, कंटिन्यूइंग गारंटी है। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद जो ट्रांजेक्शन होंगे उसके लिए श्योरिटी अपने आप समझ लो, डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑटोमेटिकली रिवोक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। लेकिन जो ट्रांजेक्शन पहले ऑलरेडी हो चुके हैं उसके लिए द श्योरिटी स्टेट प्रॉपर्टी रिमेन्स लायबल। इसका मतलब जो हो चुके हैं उसमें अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो क्रेडिटर कहां से देगा, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द श्योरिटी, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द श्योरिटी। ठीक है, लिखा, by revocation of continuing guarantee with surety is death in the absence of any contract। इसको भूल जाओ, मैं बता रहा हूं। The death of surety operates as a revocation of a continuing guarantee, मतलब जैसे श्योरिटी की डेथ होगी कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगी। As to the future transaction, again this underline this, as to the future transaction, क्या सेम जैसे वहां पर था नोटिस वाले केस में वैसे यहां भी है। As to the third line, as to the future transaction taking place after the death of the surety, however the surety state means property, remains liable for the past transaction which have already taken place before the death of the surety। अच्छा, स्टार्टिंग में लिखा इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्या मतलब हुआ, मतलब जो प्रोविजन सेक्शन 131 में दे रखे हैं उससे अगर डिफरेंट अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री कर रखा है तो फिर वो डिफरेंट चलेगा। आपने अगर डिफरेंट एग्री कर रखा है कि भैया डेथ के बाद भी श्योरिटी के जो लीगल हायर्स होंगे वो श्योरिटी बन जाएंगे, ठीक है, तो टर्मिनेट नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अच्छा, तो सब जगह हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, देन व्हाट द लॉस इज, कुछ जगह कहां जहां लॉ ने परमिशन दे रखी है। क्या सेक्शन 131 में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मतलब सेक्शन 131 में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ,
131 में ये परमिशन दे रखी है कि साहब ये वाले प्रोविजन के डिफरेंट प्रोविजन अपने आप आर्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हैं। बट इन अदर वर्ड्स कैन आई पुट इट लाइक दिस, कि सेक्शन 131 में जो प्रोविजंस हैं, लॉ ने हमें परमिट कर रखा है कि हम 131 में जो लिखा हुआ उसको ना फॉलो करके हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को इस कॉन्टेक्स्ट में कस्टमाइज कर सकते हैं, है ना, अपनी रिक्वायरमेंट के साथ। लेकिन हर जनरल रूल अगर देखें, कैन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन एनीथिंग विच इज अगेंस्ट एनी लॉ? नो, ऑब्वियसली नो। लॉ के अगेंस्ट थोड़ी आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। लेकिन इसका तो जो लॉ में प्रोविजन आपको उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन जहां जब लॉ ने हमें फैसिलिटी दे रखी है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि अपने आप चेंज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। जैसे यहां दे रखी है, हर जगह थोड़ी दे रखी है, ठीक है, यहां दे रखी है। अब हमने सेक्शन 130 पढ़ा, एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन आप नोटिस ऑफ रेवोकेशन देके कर सकते हैं। अब तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट लिख दो कि साहब कंटिन्यूइंग गारंटी को हम रिवोक कर सकते हैं इवन रिस्पेक्ट ऑफ फास्ट ट्रांजेक्शन। क्या वो प्रोविजन आपके कॉन्ट्रैक्ट का इनवैलिड हो जाएगा? ये सुनो, तो आप तो कुछ भी लिख रहे हैं, कोई मतलब थोड़ी है। तो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू लॉ, बट वेयर एवर द लॉ इज गिविंग यू दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट बात लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप वहां लिख सकते हैं, जैसे यहां दे रखी है। इसका बड़ा यूज है, लोग इसको उड़ा देते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी। अच्छा, यहां से पढ़ते हैं, अच्छा तूने खाली इतना पढ़ लिया, क्लियर? तो आपके दिमाग में क्या बैठ गया कि जब भी कंटिन्यू गारंटी में श्योरिटी की डेथ होगी, फ्यूचर ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में कंटिन्यू गारंटी रिवोक होगी। लेकिन पास्ट ट्रांजेक्शन जो हो चुके हैं उसमें श्योरिटी स्टेट रिमेन्स लायबल, ठीक है, ये मतलब पढ़ा। अब मान लिया आपने प्रैक्टिकली कोई ऐसा केस देखा, आप जब काम करेंगे जहां पे कोई कंटिन्यू गारंटी का केस है, और वहां पे आप देख रहे हैं कि साहब श्योरिटी की डेथ होने के बाद भी आपको कॉन्ट्रैक्ट गारंटी रिवोक नहीं हुई, और उसकी जगह से लीगल हेल्प पिक्चर में, विल यू गेट कंफ्यूज और नॉट? कंफ्यूज होगा ना, तो गड़बड़ क्या होगी? आपको ये बात नहीं पता, लेकिन ये पता है तो फिर आपको लगेगा अच्छा अच्छा डिफरेंट था, उसको तक आप देखोगे उनके बीच में ऐसा कुछ डिफरेंट, फिर आप जो हाँ ऐसा है, फिर समझ में आ जाएगी क्या बात। तो ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कई लोग इनको उड़ा देते हैं, ये सब बेकार न टीचर समझाते किसी क्या रिलेवेंस है, कह सकते ये सब चीज लिखा लॉ में, जहां जहां लॉ मेकर्स को लगता है। अच्छा छोड़ो, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में शेयर होते हैं? सब्जेक्ट टू द, इसका क्या मतलब सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट इक्वली? हाँ, अब देखो पार्टनरशिप क्या करता है, द प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म शैल बी शेयर्ड इक्वली अमंग्स ऑल द पार्टनर्स, कॉमा अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स। जनरल के सब में बराबर, अगर दो हैं तो आधा आधा, तीन है तो 1/3 1/3 1/3, चार है तो 1/4 1/4 1/4, ठीक है। लेकिन आपको अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर, पार्टनर से डिफरेंट, पार्टनरशिप डीड में कुछ और रेशियो लिख रखा है, तो इसका मतलब उसकी रेलेवेंस है ना, लोग उसको उड़ा देते हैं। टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, लॉ से कि पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स हमेशा पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिंदाबाद है। अरे भैया आप देखिए ना उसके अंदर, और वो जो इसका था जो लिखा अनलेस, इसका लॉ मेकर ने बोला तुम अगर कुछ एग्री नहीं करते डिफरेंट एंड वी आर सेइंग तो ये चलेगा, और तुम डिफरेंट करना चाहते हो तो तुम डिफरेंट करो, उसके लिए हमने लिख दिया कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स, अदरवाइज कॉन्ट्रेरी। इसका मतलब क्या है कि जो हम कह रहे हैं उससे आप डिफरेंट बात करें, तो जहां जहां लॉ मेकर्स ने दे रखा है, लॉ में लिखा हुआ है, वहां आप चाहे को डिफरेंट कर सकते हैं। अच्छा, किसी पार्टनरशिप डीड में रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? इक्वली होगा तो ऑटोमेटिकली फिर एक्ट, लेकिन कुछ बात लिखी हुई है और दैट इज डिफरेंट देन व्हाट इज गिवन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो क्या होगा फिर उसी रेशियो में जो। और अब ये नहीं पता हम एक्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो एक्ट में ही लिखा हुआ कि साहब डिफरेंट एग्री कर सकते हैं, समझ रहे? लॉजिक है सब। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग भी अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट है कि एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, और ये तो हम खाली कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, 50 चीज। अब जैसे पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड, तो उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी देखना पड़ेगा, पार्टनरशिप एक्ट भी देखना पड़ेगा, तो हर एंगल से। अच्छा, आप उसमें टैक्स से रिलेटेड कुछ डाल रहे हैं कि इनकम टैक्स के प्रोविजन देखने पड़ेंगे कि जो चीज हम डाल रहे हैं कि साहब वो टैक्स के प्रोविजन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, उसके अंदर आप कुछ डाल रहे हैं कि साहब डेप्रिसिएशन तक अकाउंटेंसी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखने पड़ेंगे, कुछ हम प्रोविजन ऐसे ना डाल दें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है। इतना आसान नहीं कॉन्ट्रैक्ट अच्छे ड्राफ्ट करने के लिए। मैं बता रहा हूं फीस तो मोटी मिलती है, लेकिन सवाल तो एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। बहुत मैंने देखा अच्छे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करने में 15 दिन 20 दिन लगाते हैं, मतलब 20 दिन तक वो खाली एक ही काम कर रहे हैं बस, और उसमें भी उनकी टीम होती है, इतनी डिस्कशंस होती है एक एक पॉइंट के ऊपर कि कोई एक एक चीज अगर हमने गलत लिख दी तो फ्यूचर में उसकी इंप्लीकेशन बहुत है।
अच्छा, जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें 1,000 करोड़ के 5,000 करोड़ के ट्रांजेक्शन की आप पैसा लेने देने का ट्रांजेक्शन हो रहा है या कोई इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, अच्छा सुन लो, स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप में बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, तो क्या वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते होंगे? या पैसा लगा रहा हूं तो मेरे को क्या क्या राइट चाहिए, ठीक है, तो उसमें एक ही चीज, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट गलत हो गया तो आपके 5,000 करोड़ अटक जाएंगे। इसीलिए तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग को हायर करते हैं जो 10-20 लाख रुपए ले के बाद, लेकिन मुझे अच्छी चीज बना के दे। भाई जब मेरा 5,000 रुपए स्टेक पे, तो 10 लाख रुपए क्या चीज उसका हमने, तो मैं लीगल की इंपॉर्टेंट बच्चा होता, लीगल के बच्चे होता है ऐसे ही है, ऐसे नहीं भाई, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसके बिना दुनिया नहीं हिलती, ठीक है, इतने बड़े बड़े पैसे मूव होते हैं, डॉक्यूमेंट होता है तो लोग तुरंत कर देते हैं। अच्छा, तो हम कोई बहुत बड़ी कोठी खरीदी, कोई बहुत बड़ी लैंड खरीदी, मतलब प्लॉट खरीदा, 10 करोड़ का प्लॉट है, बहुत बड़ा अमाउंट, 10 करोड़, मिलता क्या है? क्या जमीन अपनी जेब में लेकर आते हैं? उठा के जमीन हमने जेब में उठा के झूले में रख ले, कागज ही मिलते हैं ना, ओनरशिप तो क्या होती है, कागज से मिलती है। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है वो, लीगल डॉक्यूमेंटेशन को मजाक चीज थोड़ी है, लोग समझते नहीं है, जो समझते हैं वो लोग ग्रो कर रहे हैं जबरदस्त, ठीक है, कागज पे आपके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, खत्म बात, फिर पेमेंट करने में आपको डर नहीं लगता क्योंकि यू हैव गॉट द ओनरशिप। एनीवे, दैट इज द सेक्शन 131। एक आपको देखा नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गारंटी, आपने फाउंडेशन में एक टॉपिक पढ़ा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे डिस्चार्ज श्योरिटी पढ़ रहे हैं ना, तो श्योरिटी भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट गारंटी, श्योरिटी एंड क्रेडिटर के बीच में। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज होते हैं बताओ? एक तो ब्रीच है, अगर कोई पार्टी ब्रीच कर दे, रेमिशन, रिसेशन पढ़ा होगा, मर्जर, ऑपरेशन ऑफ लॉ, नोवेशन तो पढ़ा होगा। नोवेशन क्या होता है? न्यू पार्टी नहीं, सेम पार्टी भी कर सकती है, न्यू पार्टी भी। नोवेशन का मतलब होता है नवीकरण। आप अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर लें और ये बोल दे कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट भी चलेगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो वैसे क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी है, अगर उसकी जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर लें या कोई और पार्टी आ जाए, मान लो वो क्रेडिटर, वो श्योरिटी हट जाए, उसकी जगह कोई दूसरा श्योरिटी आ जाए और ये लोग बोलते हैं कि साहब ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में है, तो क्या पुराना कॉन्ट्रैक्ट गारंटी का चलता रहेगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो वही दैट इज कॉल्ड। तो नोवेशन का मतलब एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, मे बी बिटवीन द सेम पार्टी और मे बी डिफरेंट पार्टीज, एंड इट इज मेंशन दैट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन लिeu ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये भी लिखा रहेगा उसमें, ये पुराने के बदले में है, इसका तो पुराना तो डिस्चार्ज हो जाएगा ना, तो वहां पे लिखा ना नोवेशन। इसका जब भी आप नोवेशन करेंगे, इसका मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें ये लिखा रहेगा ये पुराने के बदले में, तो क्या पुराना क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। तो वैसे ही यहां भी दे रखा है, देखिए देखो इसमें सेक्शन नंबर देखो वही लिखा हुआ है, सेक्शन 1 to 75 आपने पढ़ा था, एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाउंडेशन पढ़ा, देखो 62 आ गया वो, तो उसका ही इंपैक्ट यहां पे आ गया है। The surety under the original contract is discharged if a fresh contract enter into either between the same parties or between the other parties, the consideration being the mutual discharge of the old contract. भाई ओल्ड के बदले में नहीं, ओल्ड डिस्चार्ज खत्म हो गया। So that is all about the first aspect, that is the discharge of surety by the revocation of contract guarantee। उसमें पहले by notice section 130, by the death of the surety 131, और ये तो पुराना प्रोविजन आपको आगे नोवेशन, ठीक है। तो हमारा एक तो सेक्शन अगर देखें 126, 127, अपने पहले 120 डेफिनेशन, 120 कंसिडरेशन की बात थी, 128 नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी जो आज ही पढ़ा है, 129 कंटिन्यूइंग गारंटी का मीनिंग, 130 ये 131 ये यहां तक हम आ चुके हैं, ठीक है। उधर 142, 143, 144 पढ़ा था। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, नोवेशन का कंसेप्ट आपको याद आ रहा है? कंपनी लॉ में भी कहीं पढ़ा है, फाउंडेशन में, इंटर की बात नहीं कर रहा। अच्छा, फ्रैंकली बताओ, जैसे लॉ पहले पढ़ते थे और जैसे अभी हम पढ़ा रहे, तीसरी क्लास ही है अभी, तो लगता है कि डिफरेंस है कि हम ऐसे चीजों, तो मैं बार बार अप्रोच को थोड़ा चेंज करूं और थोड़ा आप करोगे ना, आपको फायदा जरूर होगा, ये 100% है। और चीजों का ना आपको समझ जो बढ़ेगी कि किस तरह रिलेट करते हैं चीजों को। ये नहीं हमने नोवेशन पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट की बात कहीं भी है तो वहां भी नोवेशन आ सकता है, नहीं याद आ रहा है? कंपनी लोग हमने पढ़ा तो है कहीं ना कहीं।
अच्छा, प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कंपनी बनने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर करता है विद थर्ड पार्टी, क्या उनको प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? क्या कंपनी बनने पे क्या कंपनी में बाइंडिंग होती हूँ? ये तो आप इंटर में भी पढ़ रहे होंगे, फाउंडेशन में भी पढ़ा है, अपने इंटर में भी पढ़ रहे होंगे। इंटर में तो स्टार्टिंग से कंपनी लॉ है। इंटर में ये मत समझना कि सब सेक्शन 11 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से ही। और आप तो मेरे लेक्चर देख रहे हो तो मेरे एकदम स्टार्टिंग, मेरे को मतलब नहीं फाउंडेशन में क्या पढ़ा, मुझे मालूम है क्या नहीं बाइंडिंग होता है, पढ़ा ना हो रहा है, क्योंकि कंपनी वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द पॉइंट। और आप बोलते हैं प्रोमोटर कोई कंपनी का एजेंट है नहीं, एजेंट होता है ना, एक्ट ऑफ द एजेंट इज एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, वो तो है नहीं। प्रोमोटर बोलता है ना तो एजेंट होता है ना ट्रस्टी होता है, और फिडिशियरी ड्यूटी, याद है फिडिशियरी पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को, याद है, ऐसा पढ़ा आपने? ठीक है, अब देखिए क्या वो सेम कॉन्ट्रैक्ट जो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट वो कंपनी रेटिफाई कर सकती है? रेक्टिफाई नहीं, सब्सिक्वेंटली अप्रूव कर ले, कंपनी बने हम इसको मान लेते हैं, क्या वो कर सकती है? वो भी नहीं अलाउड है, ना डायरेक्टली एप्लीकेबल है, ना कंपनी उसको एक्सेप्ट कर सकती है, अडॉप्ट कर, वो ही नहीं है। एक तरीका क्या है, जैसे मान ले ए प्रमोटर है, ए ने किसी बी के साथ कोई प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किया था कंपनी बनने से पहले, ठीक है, और एक्स लिमिटेड नई कंपनी बनाई, तो कंपनी बनने के बाद कंपनी अगर चाहे तो बी के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाए, और उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन वही होंगे जो ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट था। तो बी की पोजीशन तो वही के वही है, वहां भी था, यहां भी है। ए की जगह किसने ली? एक्स लिमिटेड ने। और उसमें ये लिख दिया, ए प्रमोटर है, उसमें ये लिख दिया कि सब इट इज इन लिeu ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म ए और बी के बीच में, उसकी जगह कौन क्यों था? नया कॉन्ट्रैक्ट। अब उस नया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी खुद ही पार्टी है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट अब लागू हो जाए कंपनी के अगेंस्ट? ये सुनो, तो क्या यहां भी तो नोवेशन हुआ? यस सुनो, यहां भी तो क्या हुआ? नोवेशन हुआ। एंड उस प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को हम प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्यों प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री मींस बिफोर इनकॉर्पोरेशन से पहले। और उसको प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट क्यों? प्रमोटर ने अपनी कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसमें कंपनी तो एग्जिस्टेंस में थी नहीं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रोसेस को, कि जब कंपनी बनने के बाद कंपनी नया कॉन्ट्रैक्ट करती है विद थर्ड पार्टी, इस प्रोसेस को बोलते हैं नोवेशन ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? किसका नोवेशन हुआ? पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या था? प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज नोवेशन ऑफ प्रमोटर्स। याद तो आ गया होगी, ठीक है। तो एक पढ़ने का मतलब ये नहीं एक पढ़ा उसको तो वहीं त्याग दिया, उसको यूज भी करो ना, एप्लीकेशन भी करो। खाली बस पढ़ के छोड़ दिया, यहां पढ़ा वहां छोड़ दिया, ऐसे फिर कोई फायदा नहीं है। एक बार प्रोफेसर बन जाएंगे तो क्या कहीं भी जॉब करोगे या प्रैक्टिस करोगे तो प्रोविजन सुनाओ उनको, कंपनी में खड़े हो जाना रोज, मैं सब 5 सेक्शन रोज सुनाऊंगा। ये करना है या अप्लाई करना है? आप सारा जो नॉलेज है उसको डिफरेंट जो काम है उसमें अप्लाई करना ना, और अप्लाई हमें करना आता नहीं। बहुत प्रोफेशनल्स हैं वो लोग फील्ड में जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फील्ड में काम ही नहीं कर पा रहे, सक्सेस ही नहीं मिल रही। रीजन बीइंग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई इस तरीके से कर रहे हैं, एप्लीकेशन सीखते ही नहीं। अब तुमने ना ज्यादातर बच्चों को देखना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, उधर लिख देगा। जैसे एक सिचुएशन आ जाए, जैसे ऐसे ऐसे है कंपनी है, सर ये क्या आ गया, ना ए बी सी राम छवि, ये क्या आ गया, तो क्या होगा? वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये क्या एप्लीकेशन, मतलब कि आप प्रोविजन को अप्लाई करके आंसर निकालिए, ये है ना, वो समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये तो हम लोग कहते हैं स्टूडेंट लेवल पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर करके आपको याद होता है, ऐसे क्वेश्चन वैसे से करते हैं। प्रैक्टिकली जो सिचुएशन आएगी, क्या वो सब पहले से डिफाइंड होती है, सब यूनिक सिचुएशन आई जाती है, यूनिक होती है, तो वहां का दिमाग चलेगा। जब यहां पे सेट, यहां तो पता होता है ना एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इवन जो एप्लीकेशन जिसको आप, अच्छा बच्चे नॉर्मली इस तरह क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जो राम श्याम करके क्वेश्चन होता है उसे क्या बोलते तुम लोग? केस स्टडीज। बच्चे केस स्टडीज को नहीं बोलते, सब लोगों ने गलत से टर्म बना रखे हैं। केस स्टडी का मतलब होता है जो एक्चुअल डिसाइडेड केसेस बाय द कोर्ट्स, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको केस स्टडी बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कि सिचुएशन एक दे रखी है, उस पर आप लॉ अप्लाई करके आंसर निकालना है, दैट राइट टर्म इज सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसीलिए तो वो पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप सिचुएशन पे लॉ अप्लाई, तो एक्चुअली यही करना ही है आपको प्रोफेशनल बन के। वहां प्रोविजन थोड़ी बताएं, तुम डायरेक्टर को जाकर बोलो सर मुझे पूरा कॉन्ट्रैक्ट रटा हुआ, बताऊं मैं आपको? डायरेक्टर बोले मैं क्या करूंगा सर? क्या करना उसका? हाँ, जो चीजें कंपनी में काम आएगा उसके ऊपर अप्लाई करना है, देखना है कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, उसमें ध्यान रखना है कि आपको गड़बड़ ना हो। ये सुनो, इसीलिए चीजें इस तरह क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है।
और ये तो इसमें भी क्या होता है, क्वेश्चन भी पता लग जाता है कि भाई इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, लोग प्रैक्टिस कर करके वो भी याद कर लेते हैं, ठीक है, सिचुएशन में क्वेश्चन को भी बच्चे रट लेते हैं। हाँ ऐसा 4 बार आप देख लो तो क्या होता है। अच्छा मैथ्स में भी क्या होता था, एक क्वेश्चन बार बार कर लो, फिगर तक याद होती है। अच्छा कई बार इसका नुकसान भी होता है, सारा क्वेश्चन सेम एग्जाम में है, उसमें एक चीज खाली बदल दी, बच्चे ने अरे वो तो वही आ गया, धड़ा उसे देखा भी नहीं, गलत कर दिया। होता है ना ऐसा, उसका नुकसान भी होता है कई बार, ठीक है, इतना ज्यादा रटाया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली सोच के तो वहां तो सिचुएशंस बड़ी यूनिक आएगी, उसमें सोचना पड़ेगा कि ये क्या सिचुएशन है, इसमें कैसे। तो सोच के जो लोग इस तरह के क्वेश्चन में परेशान है वहां जाए क्या करेंगे वो। इसे थोड़ा सा पैटर्न ऑफ स्टडिंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा टेक्निकली एनालाइज करना पड़ेगा, हर चीज अप्लाई, तभी जाके इफेक्टिवली। मैं हमेशा बोलता हूं लॉन्ग टर्म गोल को भी साथ में, खाली शॉर्ट टर्म गोल एग्जाम पास करना है, लॉन्ग टर्म गोल है सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना है। तो लॉन्ग टर्म गोल को भी साथ में रखना बहुत जरूरी। लॉन्ग मैक्सिमम लोग शॉर्ट टर्म गोल खाली पास 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 पास। आज मैंने देखा सारे इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। मैं उनसे पूछता हूं ये क्या होता है, मैं उनसे पूछता हूं ये क्या होता है, जवाब ही नहीं है, बेवकूफ बनाते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कुछ होता ही नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि मतलब मैं उनसे खाली पूछता हूं कि इसका मतलब आप खाली ये मतलब है खाली एग्जाम में आप पास कराने के लिए पढ़ाते हैं, यही मतलब हो ना। तो अच्छा एग्जाम पास कर लिया, उसके बाद आप जिंदगी में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फेल हो गए, क्या फायदा उस पास होने में। अच्छा कई लोगों को ये भी भ्रम होता है, वो भी सिखा देते हैं, बेटा नॉलेज तो वहां फील्ड में जाके आ जाएगी, सिखाते हैं ना, वहां आएगी, जाके देख लेना कितनी नॉलेज आ जाती है वहां पे। और जो नॉलेज आती है वो क्या आती है मैं बताता हूँ। अच्छा तुमने कई लोगों को देखा है जो सिंपल ग्रेजुएट हैं, 12th पास भी हैं कॉमर्स साइड से, वो लोग घिस घिस के उन्होंने कई होता घर की स्थिति खराब थी, नौकरी करनी पड़ गई, बहुत लोग 15-20 साल से काम कर रहे हैं, क्या बहुत सारा काम वो भी कर लेते हैं। तो क्या उन्होंने पढ़ाई करके सीखा है या काम करके सीखा है। तो अगर वैसे ही हमें भी सीखना है तो फिर हम इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। तो मैं कई बार सोचता हूं, सब लोग बोलते हैं वहां जाके नॉलेज ले लेना, तो वो वाली अप्रोच पे काम करना, फिर मैं इतनी पढ़ाई क्यों कर रहा हूं। एंड देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल। देखिए क्या होता है, जो आप जो सीखते हैं ना फील्ड में जाके, प्रोसीजरल चीज सीखते हैं, इसको कैसे कैसे किया जाता है, फॉर्म को क्या क्या भरा जाता है, कैसे, वो प्रोसीजर होता है। टेक्निकलिटीज नहीं सीखते, वाई हाउ सीखते हैं। हाउ समझते हो, ये कैसे करेंगे, वाई ये क्यों करेंगे। अच्छा पहले आंसर वाई का आएगा, पहले हाउ का आएगा। सोचो वाई, भाई एक सिचुएशन है, इसमें सेक्शन 5 लगेगा, 6 लगेगा, 7 लगेगा, 8 लगेगा, 9 लगेगा, 10 लगेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो पहले तो ये ढूंढोगे ना, अब फिर देखोगे साहब ये लगे तो इसको कैसे फॉलो करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो वो आइडेंटिफाई करना प्रोफेशनल काम है, वो नॉन प्रोफेशनल की बस की बात नहीं है। नॉन प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, रूटीन जो चीजें रोजमर्रा में हो रही बस वो उनको सीख लेते हैं, करते हैं। लेकिन रियल तुम्हें भी वही करना है, तो तुम्हारे और नॉन प्रोफेशनल फर्क क्या हुआ। तुम्हारा एक अलग होना, तभी तो कल ही तुम बोले थे कल क्लास में कि भाई नॉन प्रोफेशनल मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 40, 50, 60 यही ना सैलरी, लेकिन प्रोफेशनल को तुम देखो कहां सैलरी जा रही है। मे बी आपका स्टार्ट बहुत सीएस में बोलते स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं है, अनलाइक द एमबीए फ्रॉम आईआईएम्स और आईआईटीएंस, ठीक है, उतना अच्छा स्टार्ट है आईटी और आई, तो इनकी मिनिमम सैलरी भी स्टार्ट होती है तो कम से कम महीने की मिनिमम से मिनिमम भी, अगर आप आईएम से कोई पढ़ता है तो महीने की कम से कम 1.5-2 लाख रुपए से कम सैलरी स्टार्ट नहीं होती आज के दिन, ठीक है। अब मैं आई एम टॉकिंग आईएम्स या आईआईटी, ठीक है, आईआईटी 2-2.5 लाख रुपए से कम की सैलरी स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन सीए में नॉर्मली सीएस में ऐसा अभी तक बैठा, ठीक है। कुछ जगह है अगर आप बिग 4 में चले जाएं वहां पे लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन अदर देन बिग 4 आपको कोई भी इंडिया में तो 1 लाख रुपए से कोई भी सीएस को सैलरी स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। लेकिन स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे आपको सीएस में दिखा दूंगा जिन्होंने स्टार्ट भले अच्छा नहीं था, लेकिन आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वो भी एक महीने के 10-10 लाख रुपए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो हमारे साथ का ही है, एंड नाउ इज हेडिंग द लीगल डिपार्टमेंट, ही इज कंपनी सेक्रेटरी एंड लॉ ग्रेजुएट, एंड जस्ट हमारे फ्रेंड ही, मतलब हम लोग बैचमेट थे, एंड ही इज कंपनी सेक्रेटरी एंड लॉ ग्रेजुएट, एंड ही इज हेडिंग द लीगल डिपार्टमेंट इन द कोलगेट कंपनी है ना, कोलगेट टूथपेस्ट आता है, एंड इज गेटिंग सैलरी ऑफ 2 करोड़, साल के 2 करोड़ का पैकेज है। अब 2 करोड़ का पैकेज का मतलब तो 15-16 लाख रुपए महीना हो गया। तो ग्रोथ इनमें बाद में जो जिनमें कॉम्पिटेंस है ग्रोथ, नॉन प्रोफेशनल को सोच सकते हो इतनी सैलरी हो सकती है। और अभी तो मतलब हम लोग सेम एज के हैं तो ऑलमोस्ट, अब वो भी अभी 50 का नहीं हुआ
तो अभी 10-12 साल तो सैलरी जॉब के बचे हुए हैं, तो आराम से बाय द एंड जब उसका कहा तो 5 करोड़ का पैकेज तो हो ही जाएगा आराम से उसका। तो अब सोच के देखिए कहां जा रहे हैं। लेकिन अगर अप्रोच हमारी उन्हीं जैसे लोग ही है जो कि आपको नॉन प्रोफेशनल है, फिर नहीं ग्रो करते। हर बंदा नहीं पहुंच रहा वहां पे। मैं ऐसे भी लोग दिखा दूंगा जो रिटायर हुए, जो सीए, उनकी लास्ट सैलरी जो थी वो 1,00,000 1,50,000 महीना थी लास्ट सैलरी। वो 18-20 लाख से ऊपर नहीं पहुंच पाए साल में, 25 लाख से ऊपर नहीं पहुंचे साल के। ऐसे भी लोग हैं, डिग्री भी उनके पास भी थी। खाली डिग्री से मतलब नहीं, अप्रोच अच्छा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कि सब किस तरीके से चीजों को, उससे बड़ा इंपैक्ट आता है। और कोई वहां फील्ड में जाके ना खाली प्रोसीजर, ये चल जाए, ये फाइल में पेपर ऐसे लगाते हैं, ये फॉर्म ऐसे भरते हैं, ठीक है, रीजनिंग, लॉजिक, वाई, ये कोई बताने वाला नहीं है। इसके लिए अभी शुरू करना पड़ेगा। वहां के बताने वाले सब जाके देना कैसे कैसे लोग बैठे हुए वहां पे। देखिए नेक्स्ट, डिस्चार्ज श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। हमारा 3 पार्ट था टॉपिक का। बाय द नोट, क्या था पहला, बाय रेवोकेशन होने। रेवोकेशन में 3 केस हो गए आपके, नोटिस देके, डेथ ऑफ द श्योरिटी और नोवेशन। नोवेशन से भी रेवोकेशन, पहले वाला रिवोक हो गया। अच्छा एक चीज देखिए, सेक्शन 133 हमारा एक लाइन से चल रहा है, देखो 126, 127, 120 नेचर एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी, 129, 130, 131 तीनों कंटिन्यूइंग गारंटी के। 132 एक स्पेसिफिक केस पड़ा था कि साहब 2 लोगों ने मिलके कुछ प्रॉमिस किया इसके साथ, ठीक है, ये 133 आ गया, ठीक है, कंटिन्यू कर रहा है इसलिए। अच्छा एक ही बताओ, कॉन्ट्रैक्ट जो है कोई भी तरह का, अगर क्रेडिटर ना बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, उसमें पहला केस मिलता है बाय वेरिएशन। इसके भी पॉइंट्स बना, ए बी, जैसे उसके 3 थे ना रेवोकेशन, वैसे इसके भी है। अगर क्रेडिटर कोई भी वेरिएंस करता है इन द कॉन्ट्रैक्ट्स जिसका बैड इफेक्ट आता है ऑन द राइट्स ऑफ द श्योरिटी, और वो ऐसा करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, क्या श्योरिटी शुड बी मेड फ्री और नॉट? श्योरिटी बोले भैया तुम कुछ चेंजेस कर रहे हो, वो भी मेरे परमिशन के बिना, और जिससे मेरे राइट से बैड इफेक्ट आ रहा है, तो क्या श्योरिटी विल कंटिन्यू टू बी लायबल और ही विल बी डिस्चार्ज? ही विल बी डिस्चार्ज। तो ये देखिए लिखा हुआ, वेयर देयर इज एनी वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटा एंड द क्रेडिटर। प्रिंसिपल डेटा क्रेडिटर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा उससी का तो इंपैक्ट श्योरिटी पे आएगा, क्योंकि वहां पे प्रिंसिपल डेटा कुछ गड़बड़ करेगा तो डिफॉल्ट करेगा तो श्योरिटी। विदाउट श्योरिटी कंसेंट, अंडरलाइन दिस, अगर श्योरिटी कंसेंट से करे तो कोई बात ही नहीं है। एग्जाम में घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछे कि आप श्योरिटी कंसेंट से कैसा किया, आपने फिर भी ये लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगी ना। कंसेंट से तब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंज कर सकता है। अच्छा देखिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ए एंड बी है, एक्स एंड वाई है, तो कैन वी मेक एनी काइंड ऑफ चेंज इन दैट कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टी, लेकिन अकेले कोई नहीं कर सकता। तो वैसे बोला कि आप प्रिंसिपल डेटा और क्रेडिटर के भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो देखो उससे जुड़ा हुआ तो श्योरिटी भी है ना, वहां कुछ चेंज होगा तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट श्योरिटी पे भी आएगा। विदाउट द श्योरिटी कंसेंट इट वुड डिस्चार्ज द श्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑल ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस सब्सिक्वेंट टू सच वेरिएंस, उस वेरिएंस चेंजेस के बाद। तो कैसे एनी वेरिएंस विच, ऐसे थे, ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे लिखना चाहिए लिख लो, एनी वेरिएंस विच adversely affects the rights of whom? Surety. Any variance which adversely affects the rights of surety.
लिखिए, मतलब कोई ऐसा वेरिएंस जो उसके राइट्स को एडवर्सली इफेक्ट करता है। अच्छा, ऐसे एक सिचुएशन आ गई अगर उसको फेवरेबल इफेक्ट करता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा उससे उसे नहीं पूछा तो अल्टीमेटली हमने उसको फायदा ही पहुंचाया ना, तो उसमें फिर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हुआ। श्योरिटी बोले आपने वेरिएंस कर दिया, पर वेरिएंस करके आपको फायदा ही पहुंचाया, तो वो देखिए आगे आएगा वो पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 1, ए बिकम श्योरिटी टू सी फॉर बी's कंडक्ट एज ए मैनेजर इन सी's बैंक। इसका मतलब क्या हुआ? बी की कंडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ए ले रहा है, ठीक है, किसके बैंक में? सी के बैंक में। तो बी क्या होगा? प्रिंसिपल डेटर, सी तो क्रेडिटर है, ये ए क्या है? श्योरिटी, ठीक है। आफ्टर व्हाट बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बीओसी कौन है? बी कौन है? प्रिंसिपल डेटर, सी क्या है? क्रेडिटर। विदाउट एज कंसेंट, बी की इन्वॉल्वमेंट नहीं, श्योरिटी की, दैट बी सैलरी शैल बी रेज्ड, बस सी ने बोला कि मैं तुम्हें सैलरी बढ़ा देता हूं, एंड दैट ही शैल बिकम लायबल फॉर 1/4 ऑफ लॉसेस ऑन ओवरड्राफ्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड ओवरड्राफ्ट। जो भी कस्टमर्स ओडी लेते हैं, अच्छा कल की क्लास में मैंने एक कंसेप्ट समझाया था, अगर आपको याद हो, कैश क्रेडिट बताया था ना फंड बेस में, तो फंड वो कैश अलग चाहिए होता, ओवरड्राफ्ट अलग चाहिए था, कई बच्चे दोनों मिक्स कर देते हैं। अच्छा, ओवरड्राफ्ट क्या करेंट अकाउंट का एक फीचर है, वहां अलग से अकाउंट खुलता है, सीसी अकाउंट खुलता है, वो अलग चीज है। तो बच्चे का तो सिमिलर सा लगता है, वो दोनों लगता है क्या था, जोर से मिला देते हैं, तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ध्यान रखना। तो ओवरड्राफ्ट पे जितने कस्टमर लेते हैं तो उसको क्या होता है ना, ये सब एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, मतलब पेमेंट्स कर दी हमने, ऑनर कर दिया, और बाद में वो रिकवर नहीं हो रहे, बैंक को लॉस हो जाता है। तो इसने एग्री कर लिया कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, कह सकते हैं सैलरी बढ़वा के रिस्क लेने तैयार है। क्या रिस्क? कि बैंक का जितना भी लॉस होगा ऑन अकाउंट ओवरड्राफ्ट, उसका 1/4 रिस्क कौन बियर करेगा? बी विल बियर। क्लियर? अच्छा, ये आपस में इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया बी एंड सी ने, विदाउट द नॉलेज ऑफ ए। अच्छा बताइए, इसका लाइबिलिटी बढ़ रही है प्रिंसिपल डेटर की, कल के दिन अगर डिफॉल्ट करता है तो किस पे आ जाएगी? श्योरिटी पे। ये तो गलत बात है, उसको इन्वॉल्व ही नहीं किया। ये क्या लिखा? बी अलाउज अ कस्टमर टू ओवरड्रॉ एंड द बैंक लूजेज अ सम ऑफ मनी, ठीक है। ए, अच्छा बताइए, इसका मतलब 1/4 लाइबिलिटी किस पे आ जाएगी? बी पे। अब बोले हम वो लाइबिलिटी अगर बी नहीं पे करे, कौन पे करे? ए। लेकिन ये बोले साहब तुमने अपने आप पे वेरिएशन कर लिया जिससे मेरे राइट से बैड इफेक्ट आ रहा है, तो ए डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटी शिप बाय द वेरिएंस मेड विदाउट हिज कंसेंट एंड इज नॉट लायबल टू मेक गुड द लॉस। लॉजिकल है? क्लियर है? हर चीज समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, एक्चुअली आपको जो पहले जो क्लास मेरी मिली थी उसमें दिक्कत क्या आई थी, थोड़ी सी ना वो बात बताने में समझाने में दिक्कत क्या आ रही थी, वो वीडियो जब आप रिकॉर्ड करते स्टूडियो में ना, लाइव ऑडियंस हो, तो इंटरेक्शन का तो एक फर्क। अब मैं कैसे दीवारों को बोलूं, समझ में आ गया, समझ में कितने बोलूंगा, ठीक है। आप कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ जवाब देता हूं, ठीक है, तो वो एक फर्क आ जाता है। तो वो इंटरेस्ट थोड़ा सा ना, तो कहीं ना कहीं हम भी पढ़ाते हुए लॉस हो जाते हैं। तो इंसान जब बैठे तो उनसे बात करने में, ठीक है, तो एक उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, ए गारंटी सी अगेंस्ट द मिसकंडक्ट ऑफ बी इन एन ऑफिस टू विच बी इज अपॉइंटेड बाय सी। इसका मतलब बी इज अपॉइंटेड टू विच बी इज अपॉइंटेड। बी क्या है? प्रिंसिपल डेटर, सी क्या है? क्रेडिटर, और ए क्या है? श्योरिटी। ये एंड ऑफ विच द ड्यूटीज आर डिफाइंड बाय एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब कि जो बी अपॉइंट हुआ इन द ऑफिस सी, बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या है, वो कोई लॉ में डिफाइंड है। एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, लॉ तो सारे लेजिस्लेचर बनाता है, ठीक है। जैसे अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, क्या उसकी ड्यूटीज कंपनीज एक्ट में दे रखी है? यस। मान लीजिए बी कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, अब उसकी सी के ऑफिस में उसको रखवाया ए ने कि भैया मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको जानता हूं, एंड ये कुछ गलत करेगा तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? बाय अ सब्सिक्वेंट एक्ट, कोई नया एक्ट आ गया, जैसे कंपनी एक्ट 1950 से 2013 आ गया, क्या उसमें हो सकता है कि कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज में कुछ चेंजेस आ गया हूं? द नेचर ऑफ द ऑफिस इज मटेरियल ऑल्टर्ड, मतलब बी का जो पोजीशन थे, उसकी जो लाइबिलिटी थी, जो रिस्पॉन्स चेंज आ गया। आफ्टरवर्ड बी मिसकंडक्ट्स हिमसेल्फ, ए डिस्चार्ज बाय द चेंज फ्रॉम फ्यूचर लाइबिलिटी अंडर गारंटी, क्योंकि ए ने जो गारंटी दी थी किसके हिसाब से? उस समय जो लॉ चल रहा था उसके हिसाब से, क्या क्या जिम्मेदारी उसके हिसाब से, बाद में लॉ बदल गया तो वो उसकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ए डिस्चार्ज बाय चेंज फ्रॉम फ्यूचर लाइबिलिटी अंडर दिस गारंटी दो द मिसकंडक्ट ऑफ बी इन रेस्पेक्ट ड्यूटी नॉट अफेक्टेड बाय द, ये लेटर को लैटर कर देना, LATT, मतलब जो नया एक्ट बाद वाला जो एक्ट था,
अच्छा, ये भी हो सकता है कि साहब जिस चीज में उसने मिसकंडक्ट किया बी ने, हो सकता है वो सेम चीज पहले वाले एक्ट में भी थी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे मतलब नहीं। अगर उसकी पोजीशन चेंज हो गई है बिकॉज न्यू एक्ट, तो आपको उसी समय श्योरिटी की लायबिलिटी कम्स टू एन एंड श्योरिटी डिस्चार्ज, ठीक है। एंड भले जिस चीज के रेस्पेक्ट में बाद में डिफॉल्ट करे, इट वॉज ऑल्सो द ड्यूटी एज पर द ओल्ड एक्ट, उसका मतलब नहीं है। द मोमेंट द न्यू एक्ट, इसका मतलब श्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। क्लियर? उससे मतलब नहीं है एक्चुअली, ये नहीं, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है अगर कोई चेंज नहीं आया तो गलत बात है, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दी तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो ओवर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई पहले से, ठीक है, तो क्या इट इज गोइंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ श्योरिटी? यस, वहीं वो फ्री हो गया ना, जैसे ही वो नया एक्ट है वैसे फ्री हो गया। अब बाद में कोई ऐसा मिसकंडक्ट कर भी दे भी जो शायद उस पहले वाले एक्ट में भी कवर्ड था, उससे मतलब नहीं, वो तो पहले ही फ्री हो चुका है। ओवरऑल देखिए ना भाई, कि ओवरऑल पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन हो सकता है जिससे मिसकंडक्ट किया वो चीज वो पुराने एक्ट में भी कवर थी, बट ओवरऑल तो पोजीशन चेंज हो गई ना, एंड इट गोइंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ श्योरिटी, इसलिए उसके श्योरिटी इज ऑलरेडी डिस्चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल 3, सी एग्रीज टू अपॉइंट बी एज हिज क्लर्क टू सेल गुड्स एट ए ईयरली सैलरी अपॉन एज बिकमिंग श्योरिटी टू सी फॉर बी इज ड्यूली अकाउंटिंग फॉर मनी रिसीव बाय हिम एज सच क्लर्क। इसका मतलब क्या हुआ? सी अपॉइंट करा बी को अपने क्लर्क, उसको गुड सेल और ईयरली सैलरी देगा। इसका बी क्या? प्रिंसिपल डेटर। सी क्या है? क्रेडिटर। और ए उसकी जिम्मेदारी ले रहा, तो ए क्या है? श्योरिटी। आफ्टरवर्ड विदाउट एज नॉलेज और कंसेंट सी एंड बी एग्री दैट बी शुड बी पेड बाय कमीशन ऑन द गुड्स सोल्ड बाय हिम। जो ईयरली सैलरी का कंसेप्ट था उसको हटा के उन्होंने क्या कर दिया, जितने गुड्स बेचे उसके कमीशन हुआ, एंड नॉट बाय फिक्स सैलरी, is not liable for the subsequent misconduct of B, क्योंकि वेरिएशन है एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द व्हाट वी कॉल द श्योरिटी। ये जो है ना डिस्चार्ज श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, इसमें जो पहला पॉइंट है ना बाय वेरिएशन जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। बहुत क्वेश्चन आपके इस पॉइंट पे आते हैं, मतलब सिचुएशंस बना बना के बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, A gives to C a continuing guarantee to the extent of rupees 3 lakhs for any oil supplied by C to B on credit. इसका A श्योरिटी है, ठीक है, C क्रेडिटर है, अब B प्रिंसिपल डेटर। आफ्टरवर्ड B become embarrassed, embarrassed means insolvent, and without the knowledge of A, B and C contract that C shall continue to supply with or B with oil. एक चीज फॉर रेडी मनी, इसका मतलब मैं समझाऊंगा। अच्छा देखिए, जैसे ही बी इंसॉल्वेंट हुआ, क्या उसके बाद शुड सी सप्लाई द ऑयल टू हिम? नो, पता ही इंसॉल्वेंट बंदा, उसको क्या दूसरे बिजनेस, फिर भी आप सप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, ये बोला सी सेल कंटिन्यू टू सप्लाई बी विथ ऑयल फॉर रेडी मनी एंड दैट द पेमेंट सेल बी अप्लाई टू द देन एग्जिस्टिंग डेट बिटवीन। देखिए क्या मतलब, कहना क्या चाह रहा है वो ये बोल रहा है कि साहब यहां पे सी सेल कंटिन्यू सप्लाई बी विथ ऑयल फॉर रेडी मनी एंड द पेमेंट शेल बी अप्लाइड फॉर द एग्जिस्टिंग डेट बिटवीन बी एंड सी। ये बोल रहा है कि साहब वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो पैसे आपको बी ने सी को पे करने थे, बोला आप ऐसा है, आप जो पैसे मैंने पहले से पे करने थे, ठीक है, आप सप्लाई करते थे ऑयल मेरे को, ठीक है, और मैं आपको रेडी मनी दूंगा, लेकिन जो पहले वाले जो डेट्स है इससे रिलेटेड नहीं, ऑयल से हो सकता और भी कुछ करते हुए ले रखे हो, वो सेटल कर लेते हैं। एक चीज मुझे बताइए, एक तरफ बोल रहे हैं मैं इंसॉल्वेंट हो गया, दूसरी तरफ आप पहले वाले पेमेंट डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्या आप चेंजेस कर रहे हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसका बैड कहीं ना इसका तो कहीं ना कहीं बेईमानी ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, और एक्चुअली अल्टीमेटली फंसे कौन? ए से दैट ए इज नॉट लायबल ऑन दिस गारंटी फॉर एनी गुड सप्लाइड आफ्टर दिस। जो आपस में इन्होंने नया अरेंजमेंट किया है कि भाई पेमेंट आप गुड्स देते जाओ, मैं पेमेंट करता हूं, लेकिन पुराने वाले हमारे जो हिसाब किताब वो क्लियर होते जाएंगे। इसका तो जो नया ट्रांजेक्शन सारी लायबिलिटी किस पे शिफ्ट होती जा रही है, अब तुम तो इंसॉल्वेंट हो चुके हो, एम्बेरेस इसका था कि सारी ये तो देगा नहीं गुड्स ऑयल सप्लाई का, सारी पेमेंट किस पे ड्यू हो जाएगी? ए पे। तो लोग बोलते जब से नया अरेंजमेंट किया है वहीं से आपको उसके बाद जो भी लायबिलिटी अराइज हो रही है उसके लिए एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए डिस्चार्ज, ए इज डिस्चार्ज। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 5, सी कॉन्ट्रैक्ट टू लेंड रुपीज 5 lakhs ऑन द 1st of March, लेंड बी, ए गारंटीज रीपेमेंट। इसका तो सी क्रेडिटर हो गया, बी प्रिंसिपल डेटर, ए श्योरिटी। सी पेज द रुपीज 5 lakhs टू बी ऑन द 1st January। कब देना था? 1st March, दे दिया 1st January को।
A discharge from his liability as the contract has been varied in as much as C might sue for the money before. अच्छा वो 1 मार्च बोला था, 1 मार्च से पहले अपने 1 जनवरी को दे दिया। इसका तो अगर डिफॉल्ट करेगा तो 1 मार्च से पहले ही वो सू कर सकता है। वो नहीं देगा तो क्या प्रिंसिपल श्योरिटी में पहुंच जाएगा। लॉ बोलता है आपने वेरिएशन कर दी विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी डिस्चार्ज, श्योरिटी इज डिस्चार्ज। अच्छा यहां देखिए आगे इसी में केस दे रखा है, वेरिएशन विच इज नॉट सब्सटेंशियल और मटेरियल और विच इज बेनिफिशियल टू द श्योरिटी विल नॉट डिस्चार्ज हिम ऑफ लायबिलिटी। मतलब ऐसे वेरिएशन जो सब्सटेंशियल नहीं है, मटेरियल नहीं है, या ऐसे वेरिएशन जो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, रादर फॉर द बेनिफिट ऑफ श्योरिटी, तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। जैसे एक केस दे रखा है एमएस, इस केस में क्या होता है बताता हूं। किसी ने बैंक से लोन लिया था, मान लिया बैंक से 25,000 रुपए लोन की बात चल रही थी और किसी ने उसकी गारंटी दी थी। इसका तो बैंक को लोन रीपे वो नहीं करेगा तो क्या श्योरिटी 25,000 रुपये करेगा बैंक को? ये सुनो। लेकिन बाद में ये सब कॉन्ट्रैक्ट गारंटी हो गया था बिटवीन द बैंक एज अ क्रेडिटर एंड द श्योरिटी, जो भी होगा आपको, ठीक है। लेकिन बाद में बैंक ने किसी कारण से बोला कि 25,000 का लोन हम नहीं दे पाएंगे, हम 20,000 का लोन देंगे। तो जो लोन फॉर्म था उसमें हमने 25,000 को काट के 20,000 रुपये कर दिए गए, तो बैंक ने 20,000 का लोन दे दिया। वेरिएशन तो यहां पे हुआ है। अरे इस केस में अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी की लायबिलिटी तो 20,000 की हुई, है ना। अब पहले ही उसने किसके लिए एग्री किया था? 25,000। तो वेरिएशन है बट इट इज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द श्योरिटी और इज बेनिफिशियल, तो बोला इसमें कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ, इसमें डिस्चार्ज। इसलिए आपको याद होगा मैंने ऊपर एक लाइन लिखी है, एनी वे विच एडवर्सली अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ द श्योरिटी। निगेटिव तरीके से इफेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव तो क्या दिक्कत है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ, इट सेज दैट इन एमएस Anirudhan versus Thomas Bank Limited, the surety guaranteed the repayment loan provided by the bank to the principal debtor of only up to rupees 25,000. Subsequently, since the bank was willing to provide loan only up to rupees 20,000, the principal debtor reduced the amount to rupees 20,000 in the guarantee form and without intimation to surety gave it to the bank, which was then accepted. On default by the principal debtor, the court held that the surety liability was not discharged as the alteration was beneficial to him and not substantial. इसमें नुकसान क्या है? तो फायदा ही उसको, उसकी लायबिलिटी 25,000 से घट के 22,000 होगी, तो उसमें क्यों श्योरिटी डिस्चार्ज होगा? तो उस केस में तो बोला अगर कोई वेरिएशन हो रहा है, क्रेडिटर वेरिएशन कर रहा है, बट दैट वेरिएशन नॉट सब्सटेंशियल, नॉट मटेरियल, और इट इज बेनिफिशियल फॉर द श्योरिटी, देन दैट काइंड ऑफ वेरिएशन विल नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी, विल नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। लॉजिकल सी बात। इसका मतलब ये है उसने एग्री किया था कि मैं 1 मार्च को लोन दूंगा और उसके लिए आपको गारंटी ए ने दी थी। इसका था ए की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 मार्च ऑनवर्ड्स है, लेकिन पहले ही उसने 1 जनवरी को लोन दे दिया। तो देखा जाए अगर वो रीपेमेंट नहीं होती है तो 1 मार्च से पहले भी सू कर सकता है, नहीं तो क्या होगा, वो किसी श्योरिटी पर पहुंच जाएगा। तो उसको तो 1 मार्च से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तैयार ही नहीं था, तो वही लिखा हुआ। नेक्स्ट इज बाय रिलीज और डिस्चार्ज। हमारा टॉपिक ये चल रहा है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। पहले था बाय द नोटिस ऑफ बाय द रेवोकेशन, वो तो ऑलरेडी हो गया। अब इसमें पहला आ गया कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट क्रेडिटर। कैसे? बाय अगर द क्रेडिटर मेक्स द वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ, मतलब ऐसा वेरिएशन विच एडवर्सली अफेक्ट द राइट्स ऑफ द श्योरिटी। क्लियर? अब दूसरा है, अगर क्रेडिटर कुछ भी ऐसा करता है जिससे कि प्रिंसिपल डेटर को फ्री कर दे रहा है। अच्छा बताइए, ये तो गलत बात है। प्रिंसिपल डेटर को आपने फ्री कर दिया, मतलब क्या है, उसको फ्री कर दिया और अल्टीमेटली क्या किया, फंसे कौन? श्योरिटी। लेकिन क्या बोलता है, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, सेक्शन 134, 133 था, ये 134 है। एक लाइन से चल रहा है, एक लाइन चल रहा है ना, ठीक है। द श्योरिटी डिस्चार्ज इफ द क्रेडिटर क्या कर रहा है, एंटर्स इनटू फ्रेश और न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल डेटर बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज। वो नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है प्रिंसिपल डेटर के साथ और जिससे प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर देता है, ठीक है। या डज एनी एक्ट और ओमिशन, कोई ऐसा एक्ट करता है या कोई चीज उसकी ड्यूटी टू डू दैट और वो नहीं करता, ओमिट टू परफॉर्म ड्यूटी, द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच इज द डिस्चार्ज। मतलब इफ द क्रेडिटर डज सम एक्ट विच इज नॉट सपोज टू डू और ही ओमिट्स टू डू एन एक्ट विच इज सपोज टू डू, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट द प्रिंसिपल डेटर इज फ्रीड। तो अल्टीमेटली आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या कुछ आपको करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर फ्री हो गया, या प्रिंसिपल डेटर के साथ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करके उसको फ्री कर रहे हैं। तो लॉ बोलते हैं आप प्रिंसिपल डेटर को फ्री करने की कोशिश करा क्रेडिटर, तो गलत बात है ना।
अच्छा पहले हम बोले प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, प्रिंसिपल डेटर की, उसको फ्री कर दिया तो सीधा से लायबिलिटी किस पे आ जाएगी, श्योरिटी पे। लोग बोलता है ऐसा कुछ भी क्रेडिटर करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा, श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज, श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। देखिए लिखा एग्जाम्पल 1 ये लिखा ना, द श्योरिटी डिस्चार्ज इफ द क्रेडिटर enters into fresh contract, they were principal debtor discharge, or does any act which he is not supposed to do, or he omits to perform any act which he is supposed to do, जिसका consequence क्या है, the principal debtor is discharged, then in that case the surety will be discharged. A contract will be for a fixed price to build a house for B within a stipulated time. B supplying the, देखो क्या मतलब है, A ने कॉन्ट्रैक्ट किया B के साथ कि वो घर बना के देगा फॉर एक अमाउंट फिक्स हो, इतने पैसे में टोटल दूं, आप मेरे लिए घर बना के दोगे, लेकिन उसमें साथ में आपको बी के ऊपर कंडीशन है कि साहब 20 उसके लिए जो लकड़ियां चाहिए वो सप्लाई बी करेगा ए को। इसका मतलब क्या, ए प्रिंसिपल डेटर है, ये सुनो, बी इज क्रेडिटर, सी गारंटीज एज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी इज श्योरिटी, ठीक है, क्लियर है। बी ओमिट्स टू सप्लाई द टिम्बर, बी कौन है, क्रेडिटर। अच्छा उसकी ड्यूटी थी कि टिम्बर वही सप्लाई करेगा प्रिंसिपल डेटर को घर बनाने के लिए, लिखा ना बी सप्लाइंग द नेसेसरी टिम्बर, बी ओमिट्स टू, क्या ये वाला केस हो गया, डज एनी ओमिशन, ही वाज सपोज्ड टू सप्लाई टिम्बर बट ही डिड नॉट डू दैट, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, क्या ए फ्री हो गया, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, ए बी के लिए घर बना के देगा प्रोवाइडेड बी उसको टिम्बर सप्लाई करे, लेकिन बी ने नहीं सप्लाई किया, तो क्या ये बोलेगा साहब आपने अपना काम पूरा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हमारा, तो क्या ए फ्री हो गया, तो इसका अच्छा ए फ्री क्यों हुआ, बिकॉज क्रेडिटर है ओमिटेड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी टू सप्लाई द टिम्बर, so there is a omission on the part of creditor because of which the principal debtor is discharged. लॉ बोलता है श्योरिटी इज ऑल्सो डिस्चार्ज, श्योरिटी इज ऑल्सो, ये नहीं कि भैया तुम श्योरिटी आज पहुंच गए, देखिए लिखा हुआ द सी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटी सिप, शी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटी सिप, क्या इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, ए गिव्स अ गारंटी टू सी फॉर द गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू बी, अगेन ए इज अ गारंटर, सी इज द क्रेडिटर एंड बी इज द प्रिंसिपल डेटर, क्लियर। लेटर ऑन बी कॉन्ट्रैक्ट्स विद सी टू असाइन हिज प्रॉपर्टी टू सी इन लीव ऑफ द डेट, देखिए बाद में बी और सी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या, जिसमें आपको टू असाइन हिज प्रॉपर्टी टू सी, मतलब सी बी को बोलता है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे फेवर में असाइन कर दो फॉर द ऑफ द डेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्जा है उसके बदले में प्रॉपर्टी मुझे दे दो, ठीक है। बी डिस्चार्ज, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। एक चीज बताइए, एक तरह से जो प्रिंसिपल डेटर है वो अपनी लायबिलिटी चुकाने के लिए प्रॉपर्टी दे रहा है, इसका प्रिंसिपल डेटर फ्री हो गया, प्रिंसिपल डेटर जैसे फ्री होगा तो क्या होगा, श्योरिटी फ्री है, बी डिस्चार्ज लायबिलिटी एंड इज ऑल्सो डिस्चार्ज, बी इज द प्रिंसिपल डेटर एंड इज द श्योरिटी। ये कह सकते हैं कि नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिससे कि प्रिंसिपल डेटर, कॉन्ट्रैक्ट ये कर दिया कि भाई पैसे के बदले में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं वो लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, पैसे नहीं देखो प्रॉपर्टी दे दो, ठीक है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट वो लगा एंटर्स इन न्यू कॉन्ट्रैक्ट, जिससे प्रिंसिपल डेटर क्या हो गया, फ्री हो गया, प्रिंसिपल डेटर फ्री हो गया तो क्या होगा, श्योरिटी फ्री हो गया, क्लियर है, क्लियर है, ज्यादा तो नहीं हो गया। नेक्स्ट देखिए, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन द क्रेडिटर कंपाउंड्स विद और गिव्स टाइम टू और एग्री नॉट टू सू द प्रिंसिपल। देखिए कंपाउंडिंग का मतलब होता है किसी तरह की सेटलमेंट करना, कंपाउंडिंग मतलब ये तीन, कंपाउंडिंग बोली या कंपोजिशन बोली की बात है, कंपाउंडिंग या कंपोजिशन, इसका मतलब सेटलमेंट। अच्छा क्रेडिटर अगर प्रिंसिपल डेटर के साथ कुछ सेटलमेंट कर लेता है, शुड बी द परमिशन ऑफ द श्योरिटी और नॉट, लेकिन उसको इन्वॉल्व नहीं करता, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, डिस्चार्ज सेक्शन 135, लाइन चल रहा है 133 134, इस टॉपिक को ही चल रहा है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर 133 वेरिएशन, 134 डज एनी एक्ट और एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसे प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो रहा है, 135 ये है डिस्चार्ज श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद whom, प्रिंसिपल डेटर, गिव्स टाइम टू whom, प्रिंसिपल डेटर, और एग्री नॉट टू सू विद whom, प्रिंसिपल डेटर। अच्छा वो प्रिंसिपल डेटर के साथ कोई सेटलमेंट कर लेता है या उसको टाइम देता है, जितना अच्छा कोई ड्यू डेट है कि 2 साल में गुड्स की पेमेंट आ जानी चाहिए, लेकिन 2 साल के बाद भी बोलते 2 साल और रुक जाओ, क्या ही इज गिविंग एक्स्ट्रा टाइम, या उससे एग्री कर लेता है मैं तुम्हारे केस कोई लीगल एक्शन नहीं लूंगा। तो इस तरह की चीजें अगर आपको अरेंजमेंट कर लेता है क्रेडिटर विद द प्रिंसिपल डेटर, इसका इंपैक्ट क्या होगा, श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज, सेक्शन 130 देखिए।
A contract between the creditor and the principal debtor. What kind of contract? By which the creditor makes a composition with principal debtor, or promises to give time to the principal debtor, or promises not to sue the principal debtor, discharge the surety unless the surety is sent. हाँ, अगर इस तरह के अरेंजमेंट्स में जो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में उसमें अगर श्योरिटी एग्री कर ले कि हम उसको टाइम दे सकते हैं या तब अलग बात है, तब तो फ्री नहीं होगा. लेकिन विदाउट श्योरिटी इन्वॉल्वमेंट अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर में इस तरह के अरेंजमेंट हो रहे हैं सेटलमेंट के या ज्यादा टाइम देने के या नॉट टू सू इस तरह एक प्रॉमिस, तो उस केस में श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज. लिखा ना, अनलेस क्या लिखा, अनलेस द श्योरिटी एसेंस, मतलब जो ये कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट हो रहा है बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर उसमें श्योरिटी भी हामी भरते कि मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तब तो फ्री नहीं होगा. लेकिन अगर इसके बिना इन्वॉल्वमेंट के किया तो क्या होगा, श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज. पहला देखिए कंपोजिशन, इसी को ब्रेक कर दिया हमने. इफ द क्रेडिटर मेक्स अ कंपोजिशन विद द प्रिंसिपल डेटर, कंपोजिशन में सेटलमेंट में लिखा कंपोजिशन कंपाउंडिंग विदाउट कंसल्टिंग द श्योरिटी, अंडरलाइन विदाउट कंसल्टिंग द श्योरिटी, the latter is discharged. Latter means surety is discharged. Composition inevitably involves variation of the original contract. Therefore, ये मतलब ऐसा बताइए, वैसे भी सेटलमेंट करोगे तो वेरिएशन तो होगा ही ना कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन में, तो ठीक है, क्या वो वाला पॉइंट भी हो जाएगा कि वेरिएशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी. प्रॉमिस टू गिव टाइम, विद द टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ गारंटी डेट कम्स, ये श्योरिटी है द राइट टू रिक्वायर द प्रिंसिपल डेटर. अच्छा, जैसे ड्यू डेट आएगी तो क्या क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से डिमांड कर सकता है. Accordingly, it is one of the duty of creditor to ask the surety not to allow the principal debtor more time for payment. लेकिन अगर वो more time देता है after due date without the information or consulting of the surety, the surety liability comes to an end. Next, promise not to sue. If the creditor made an arrangement with the principal debtor, promises not to sue him, the surety is discharged. The main reason is that a surety is entitled any time to require the creditor to call upon the principal debtor to pay off the debt when it is due, and this right is positively violated when the creditor promises not to sue the. एक चीज देखिए, ये तो बोल ही सकता श्योरिटी क्रेडिटर को कि भैया ड्यू डेट पे पहले उससे पैसे मांगो, और तुमने पहले उसको प्रॉमिस कर दिया कि आई विल नेवर सू यू, तो क्या ये अधिकार श्योरिटी का अगेंस्ट द क्रेडिटर कि दैट ही कैन आस्क द क्रेडिटर टू फर्स्ट आस्क द मनी फ्रॉम होम प्रिंसिपल डेटर, क्या उसके राइट से बैड इफेक्ट आ रहा है? तो लॉ बोलता है इफ यू द creditor promises or makes a promise with the principal debtor not to sue him, this contract, this kind of arrangement between the creditor and principal debtor will discharge the surety. Now cases where surety not discharged, इसी कॉन्टेक्स्ट में यही चल रहा है हमारा टॉपिक, वही सेक्शन 135 कॉन्टेक्स्ट में कुछ केसेस जहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा. श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर. सेक्शन 136 वही लाइन चला, 133, 134, 135, 136. क्लियर? अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को टाइम एक्स्ट्रा देता है, लेकिन मान लिया प्रिंसिपल डेटर को कोई टाइम एक्स्ट्रा दे रहा है, नॉट क्रेडिटर नहीं दे रहा, कोई और दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी दे रहा है, उससे क्या मतलब है? उससे आपको श्योरिटी क्या ले देना है? तो उस केस में क्या श्योरिटी डिस्चार्ज होगा? नो. देखिए क्या लिखा हुआ, वेयर कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर मेड बाय द क्रेडिटर विद द थर्ड पर्सन एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी डिड नॉट डिस्चार्ज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सी द होल्डर एन ओवर ड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज. ओवर ड्यू का मतलब क्या है? जिसकी ड्यू डेट आ चुकी है ऑलरेडी, ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी फॉर बी एंड एक्सेप्टेड बाय बी. एक चीज मुझे बताइए, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किसने किया है? ए ने. ठीक है, एज श्योरिटी, सॉरी, एंड सी इज होल्डिंग इट एंड बी ने एक्सेप्ट किया हुआ. बी ने एक्सेप्ट किया हो ना, तो लायबिलिटी किसकी है? लायबिलिटी किसकी? बी की. ठीक है, और सी उसको होल्ड करे, इसका पेमेंट किसको मिली? सी को. तो सी क्या होगा? क्रेडिटर. बी क्या होगा? प्रिंसिपल डेटर. और ए ने उसको श्योरिटी लिखा ना, ए एज श्योरिटी, श्योरिटी. ठीक है. अच्छा, ओवर ड्यू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? पेमेंट ऑलरेडी ड्यू हो चुकी है. अब देखिए, सी जो है कॉन्ट्रैक्ट, सी क्या है? क्रेडिटर. कॉन्ट्रैक्ट विद एम टू गिव टाइम टू बी, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एम के साथ बी को और टाइम दे दो. मुझे बताइए यहां पे इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू गिव मोर टाइम इज विद द प्रिंसिपल डेटर विद सम थर्ड पार्टी. सी ने क्या बी को क्या वो एक्स्ट्रा टाइम देने की बात की है या किसी एम के साथ बात की है? एम के साथ बात की है. ए इज नॉट डिस्चार्ज थर्ड विद सम थर्ड पार्टी. तो आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब? मैं बताता हूं. बिल ऑफ एक्सचेंज में इंडोर्समेंट होता है. इसको देखिए पहले, इसको समझिए. कोई यहां पे, इसको हम ऐसा कह सकते हैं, बी ने सी के फेवर में. क्लियर? अच्छा, ए श्योरिटी,
ये है। अच्छा, जो ड्यू डेट आई, तो ड्यू डेट पे बी सपोज टू मेक द पेमेंट टू सी। क्लियर? सी ने हो सकता है राइट्स को इंडोर्स कर दे इन फेवर ऑफ एम, हाँ है ना, और सी ने एम को बोला कि यार थोड़ा टाइम और दे दो उसको। हो सकता है ना कि साहब ड्यू डेट तो आ गई लेकिन आप थोड़े देर और रुक जाओ। तो ये जो भी अरेंजमेंट हुआ है बिटवीन द क्रेडिटर एंड सम थर्ड पार्टी, नॉट बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। तो अगर यहां होता अरेंजमेंट जैसे ऊपर पड़ा था तो ये फ्री हो जाता, लेकिन अरेंजमेंट यहां हुआ है तो इससे फ्री नहीं होगा। समझ आया क्या क्या लॉजिक है इसके? आपसे बीच में एम कौन आ गया, तो ये मैंने इसको एग्जांपल से समझा दिया कि सर एम को हो सकता है इंडोर्स कर दिया हो, तो देखा जाए उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे पैसा रिकवर करने का राइट किसका आ गया? एम का। ठीक है, लेकिन भी हो सकता है सीन रिक्वेस्ट क्योंकि थोड़े दिन और वेट कर लीजिए, समथिंग लाइक दैट। तो इस गिविंग मोर टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर, बट दैट्स अरेंजमेंट इज नॉट बिटवीन द क्रेडिटर प्रिंसिपल बट द थर्ड पार्टी, तो उससे ये फ्री नहीं होगा। नेक्स्ट, क्रेडिटर, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ लिया। अच्छा, ये ड्यू डेट आई, प्रिंसिपल डेटर ने पे करने में डिफॉल्ट कर दिया। अब क्रेडिटर अगर कोई लीगल एक्शन नहीं लेता अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, क्या इसकी वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा? फिर से मैं बोलता हूं, ड्यू डेट आई, प्रिंसिपल डेटर ने पे नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया। अच्छा, क्रेडिटर उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लेता एंड डायरेक्टली श्योरिटी को लायबल करना होता है, तो क्या श्योरिटी लायबल नहीं होगा? मैंने बोला था ना, याद है सेक्शन 128 में पढ़ा था, द क्रेडिटर कैन मेक द श्योरिटी लायबल इवन विदाउट टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। बोला था नहीं बोला था? ठीक है, तो वही वाले अगर वो फॉरवियर करा, मतलब इज नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर आफ्टर द प्रिंसिपल डेटर मेक्स अ डिफॉल्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, श्योरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज, श्योरिटी विल नॉट, हमने पढ़ा ही था। ये क्रेडिटर फॉरबियरेंस ऑन टू सू डज नॉट डिस्चार्ज, फॉरबियरेंस में but इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है एंड ही नॉट टेकिंग, नॉट टू सू, फॉरबियरेंस मतलब ही नॉट, प्रॉमिस कुछ नहीं कर रहा, डिफॉल्ट हो गया, पे नहीं किया, अब आप उसके लीगल एक्शन नहीं ले रहे। अच्छा, वैसे ही बोलते हैं ना, लीगल एक्शन इतना आसान थोड़ी जाओगे, तो ये थोड़ी कि कोर्ट में गया और अगले दिन पैसे मिल जाएंगे, तो बंदा भी सोचा इससे हम श्योरिटी से डिमांड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर सेक्शन 128 में पढ़ा भी था ना, द क्रेडिटर कैन मेक द श्योरिटी लायबल इवन विदाउट टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द क्रेडिटर। वही बात, क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू सू whom प्रिंसिपल डेटर डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी, सेक्शन 137 लाइन चल रहा है, 133, 134, 135 और 135 एक कॉन्टेक्स्ट में दो आगे 136, 130 जहां पे दे रखा है इन केसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। इसे मेयर फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर टू सू द प्रिंसिपल डेटर और टू इन्फोर्स एनी अदर रेमेडी अगेंस्ट हिम does not in the absence of any provision in the guarantee to the contrary contract। अलग बात है, ये बात वहां भी हमने पढ़ा था कि contrary contract है तो उस केस में क्या होगा, पहले सू करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। देखो 2 पेज पलट के देखिए, है देखो वहां भी लिखा हुआ ना, unless there is an agreement to the contrary, लिखा हो ना। देखिए, say that mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or to enforce any other remedy against him does not in the absence, does not कर कॉमा लगा लो नॉट के बाद, in the absence of any provision in the guarantee to the contrary, कॉमा गया, does not discharge the surety। इसका does not कॉमा के बीच में अलग आ गई, discharge the surety, surety डिस्चार्ज गया। हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन, अगर कोई कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर है तो एक अलग बात है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, बी ओज टू सी अ डेट गारंटीड बाई, इसका मतलब क्या है? बी क्या है? प्रिंसिपल डेटर है, सी क्या है? क्रेडिटर, और ए गारंटर है। ठीक है, गारंटीड बाई, द डेट बिकम पेएबल, पेएबल हो गया। ठीक है, सी जब पेएबल होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? बी शुड मेक द पेमेंट टू सी, ये सुनो, लेकिन सी डज नॉट सू बी फॉर अ ईयर, ड्यू डेट हो गई, उसने पेमेंट नहीं की, 1 साल तक उसने कोई लीगल एक्शन में लिया, आफ्टर द डेट हैज बिकम पेएबल, इसका ए फ्री हो गया है। नो, ए नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटी, क्यों? वो खाली फॉर मतलब ठीक है ड्यू हो गया, वो पे नहीं करा, फिर भी आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहे, इट डज नॉट मीन श्योरिटी डिस्चार्ज, क्योंकि हमने पढ़ा था कि द क्रेडिटर कैन मेक द श्योरिटी लायबल इवन विदाउट टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। तो इसके साथ हमारा क्या कंप्लीट हो गया आपका? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। ठीक है, एक हो गया, पहले क्या था? बाय रेवोकेशन, दूसरा बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर के केसेस हमारे ए सेक्शन 133, बी 134, सी 135, इसके साथ भी क्या पढ़ा? 136 एंड 137। पढ़ोगे 5 मिनट और?
5 मिनट और पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत है? अच्छा क्लास है क्या? चलिए ठीक है, आज इतने रहने देते हैं। अगली क्लास में मंडे को, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी मेरी क्लास, ठीक है, तो मंडे को मैं इसको खत्म करा दूंगा, इस चैप्टर को खत्म करा दूंगा, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब जो वी हैव ओनली लेफ्ट विथ 3 पेजेस, ठीक है, तो अगली क्लास में खत्म कर देंगे मंडे को।